हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का कक्षा 10 का हिंदी। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कक्षा 10 का हिंदी, पूरा का पूरा हिंदी आज हम लोग कवरअप करेंगे। और दोस्तों, यह जो क्लास होगा एक बेहतरीन क्लास होगा और सबसे ज़बरदस्त क्लास होगा दोस्तों आज तक का। और इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेंगे तो शायद आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आगे से कोई भी समस्या नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महामैराथन क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे पास होना है, आप एग्ज़ाम में कैसे पास हो सकते हैं। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कैसे आप आसानी से एग्ज़ाम में जाएंगे और आसानी से पास हो जाएंगे। दोस्तों, पहली बात एक चीज़ कहना चाहेंगे आपसे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आने वाले सारे मैराथन क्लास आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज से मैराथन क्लास देना स्टार्ट हो रहा है और आज के बाद सारे मैराथन क्लास आते रहेंगे। दोस्तों, यदि आपका कोई दोस्त 10th में पढ़ रहा होगा, कोई रिश्तेदार 10th में पढ़ रहा होगा, तो दोस्तों एक दूसरे को शेयर करते रहिए ताकि आगे से उनको भी ये वीडियो प्रोवाइड हो जाए और वो भी आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकें, आसानी से पास हो सकें। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं गंवाएंगे क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। दोस्तों, समय बहुत ही बहुमूल्य है, तो इस वजह से समय को ध्यान में रखते हुए हम सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदी में जो सबसे पहली बात होती है, तो हिंदी में आप जानते हैं दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रामर और एक होता है लिटरेचर। तो दोस्तों, एक होता है व्याकरण और एक होता है किताब। तो दोस्तों, आप जानते हैं 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो उस 30 नंबर के प्रैक्टिकल को हटा दिया जाए तो बचा 70 नंबर। तो 70 नंबर का दोस्तों रिटेन पेपर होता है। तो उस रिटेन पेपर में आते क्या हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 35 नंबर का दोस्तों आता है किताब से और 35 नंबर का आता है ग्रामर से। तो ग्रामर के 35 नंबर कितने इजी तरीके से आपको बता दिए जाएंगे और किताब से कितने इजी तरीके से आते हैं ये भी आपको बता देंगे। अब चूंकि नया पैटर्न आया है, इसमें 20 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव आते हैं दोस्तों और 50 नंबर का जो होता है वो रिटन पेपर होता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि आप अभी तक अगर कोई लेसन नहीं पढ़े हैं तो कैसे आप पहचान सकते हैं। जैसे जानते हैं दोस्तों, एक पहला टॉपिक आता है संदर्भ लिखने के लिए। दोस्तों, पहला जो टॉपिक आता है संदर्भ लिखने के लिए, और आपको पता होगा दोस्तों संदर्भ लिखने के लिए आता है हाई स्कूल में जो है वो आता है 8 नंबर का। संदर्भ कैसे लिखते हैं दोस्तों, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लेसन है, अगर एक लेसन है मित्रता, जैसे मान लीजिए मित्रता लेसन है और मित्रता लेसन का संदर्भ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। दोस्तों, संदर्भ बहुत ही इजी है, कैसे लिखेंगे हम आपको एक बार संदर्भ लिख करके दिखाते हैं ताकि आसानी से आप कर सकें संदर्भ, क्योंकि संदर्भ लिखने के लिए आता एकदम श्योर है दोस्तों। संदर्भ कैसे लिखते हैं, जैसे आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दोस्तों, आपको एक चीज बताना चाहेंगे, पहले एक बार आप इसको देख लीजिए कि दिया है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसको कैसे आप लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसमें जो है 8 नंबर का संदर्भ लिखने के लिए आता है। और 8 नंबर का संदर्भ लिखेंगे कैसे आप पहचानेंगे संदर्भ कैसे लिखना है, वो आपको अभी हम बता रहे हैं कि कैसे लिखना है। दोस्तों, संदर्भ लिखने के लिए आता है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि गद्य होता है किताब में, हिंदी की किताब में गद्य होता है, पद्य होता है और संस्कृत होता है, अनिवार्य संस्कृत। तो गद्य से भी 2 नंबर का आना है और पद्य से भी 2 नंबर का
आना है संदर्भ लिखने के लिए। उसके बाद संस्कृत के गद्य से 2 नंबर का आना है उसका संदर्भ लिखने के लिए। संस्कृत के पद्य से भी आना है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। तो कैसे आप आसानी से पहचान सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं? कुछ कीवर्ड हैं जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, दिया है प्रस्तुत गद्यांश, अगर पद्य से आ जाए आपको संदर्भ ऐसे ही लिखना है, लेकिन अगर पद्य से आ जाए, चूंकि ये तो गद्यांश का है। जैसे मान लीजिए अगला लेसन आपका ममता है, तो ममता लेसन का अगर आपको आ जाए संदर्भ लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसी में मान लीजिए, अगर इसी टॉपिक में अगर आपको लिखना हो क्या चीज़, जैसे मान लीजिए अगर इसी टॉपिक में आपको लिखना है कि पद्य का आ जाए, जैसे पद्य का मान लीजिए पद्य में बहुत सारे लेसन है, जैसे सूरदास जी का पद का लेसन है, तो मान लीजिए सूरदास जी के पद के लेसन से आ जाए तो कैसे लिखेंगे? आप कैसे लिखेंगे उसका तो आप बताएंगे। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्रस्तुत, यहाँ चूंकि जहाँ गद्यांश लिख रहे हैं दोस्तों, इस गद्यांश के जगह पे हम चूंकि पद्य से आएगा तो क्या कर देंगे? पद्यांश कर देंगे। तो गद्यांश के स्थान पे पद्यांश बना देंगे। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब यहाँ चूंकि जहां जहां गद्यांश रहेगा वहां वहां बन जाएगा क्या? पद्यांश बन जाएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा सूरदास जी का मित्रता नामक पाठ है, तो उसमें मान लीजिए सूरदास जी का मान लीजिए पद नामक पाठ है, तो आप बताएंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता, यहाँ लेखक को आप कन्वर्ट कर देंगे रचयिता में, तो यहाँ लिखेंगे इसके रचयिता यहाँ पे सूरदास जी हैं। ऐसे कर देंगे दोस्तों, आसानी से आपका हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, अगर गद्यांश का संदर्भ, एकदम संदर्भ मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 8 नंबर का आना ही आना है संदर्भ, चूंकि गद्यांश से भी 2 नंबर का, पद्यांश से भी 2 नंबर का, और इसके बाद संस्कृत में अनुवाद से, यानी जो अनिवार्य संस्कृत है, अनिवार्य संस्कृत में जो गद्य होता है उससे भी 2 नंबर का, और उसके बाद उसका जो पद्य खंड होता है उससे भी 2 नंबर का। तो दोस्तों 8 नंबर का 70 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे। फिलहाल आप लिखना कैसे सीखेंगे पहले वो जान लीजिए। आपको कैसे लिखना है, जैसे गद्यांश से आएगा तो लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर मान लीजिए आपका आ जाए उनसे, जैसे मान लीजिए रसखान जी से आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए रसखान जी से आ जाए, तो आप मान लीजिए इसमें अगर क्या नाम है तुलसीदास जी का आ जाए, तुलसीदास जी का कोई लेशन मान लीजिए ले लेते हैं, तो अगर तुलसीदास जी का लेशन आता है तो आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक पद्य खंड में संकलित, हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित जो भी पाठ रहेगा आपका, जैसे पद पाठ है तो लिखेंगे पद नामक पाठ से लिया गया है और इसकी रचयिता सूरदास जी हैं। ये हो गया दोस्तों। एक बार आप इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए यहीं पे संस्कृत से आ जाए, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहीं पे अनिवार्य संस्कृत से आ जाए तो कैसे लिखेंगे अनिवार्य संस्कृत से? दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं। कैसे आप अनिवार्य संस्कृत से अगर आ जाए, अनिवार्य संस्कृत से, तो कैसे आप उसका संदर्भ आसानी से कर सकते हैं। आसानी से उसका भी संदर्भ हम आपको बता दे रहे हैं कि बिना कोई दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप कैसे उसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपका आ गया वाराणसी नामक पाठ से, जैसे मान लीजिए एक कोई पैसेज दे दिया और पैसेज मान लीजिए दे दिया है वाराणसी नामक पाठ से, तो उसका भी संदर्भ लिखना होता है दोस्तों। जैसे वाराणसी नामक पाठ से दे दिया तो वाराणसी नामक जो पाठ है जब उसका संदर्भ लिखेंगे दोस्तों तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि हल्का सा पानी था दोस्तों, और उसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? ऐसे लिखेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में, अनिवार्य संस्कृत में, अनिवार्य संस्कृत में संकलित, अनिवार्य संस्कृत में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है,
वाराणसी नामक पाठ से, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसमें कोई रचयिता नहीं होता है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। कैसे लिखेंगे, जैसे इसका क्या होता है दोस्तों, जैसे कहानी नुमा अगर दिया है, अगर कहानी नुमा दिया है तो वो अनिवार्य संस्कृत में गद्यांश होता है, और अगर पोयम मॉडल में दिया है, कविता मॉडल में दिया है, तो वो होता है पद्यांश। तो उसमें जो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, या तो प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। ऐसे करके आप आसानी से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी हुई, यहाँ देखिए दोस्तों एक चीज छूट गया है, हमारी पढ़ी हुई रहेगा, हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए इसी में पद्यांश से आ गया, जैसे मान लीजिए पद्यांश में भी आपके बहुत सारे लेसन हैं, जैसे मान लीजिए जीवन सूत्रांश है, तो जीवन सूत्रांश से आ गया तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत श्लोक कर सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे से आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिटा दें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, हमने आपको सिखा दिया संदर्भ, कैसे आप संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, संदर्भ को कैसे आप लिख सकते हैं आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं संदर्भ। ठीक है दोस्तों, और एकदम निश्चित है दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का संदर्भ आना ही आना है। 70 में 8 नंबर बहुत वैल्यू रखता है दोस्तों, तो 70 में 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है संदर्भ। तो संदर्भ को कैसे लिखेंगे वो हमने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर आपने कभी पाठ पढ़ा ही नहीं, कभी टच ही नहीं किए किताब, तो आसानी से आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन से लेसन से ये आया है। क्योंकि आप जानते हैं पैसेज दिया है तो पैसेज को पहचानेंगे तभी तो लिखेंगे किस पार्ट से आया है। तो कैसे पहचानेंगे दोस्तों, चलिए कुछ कीवर्ड हम आपको बताएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे कि कुछ कीवर्ड बिना पढ़े हुए भी आप आसानी से कैसे आप पहचान लेंगे कि ये कैसे, मतलब किस लेसन का है। ठीक है दोस्तों, और कुछ कीवर्ड है दोस्तों, जैसे आपका कुछ लेसन है, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका लेसन है मित्रता। ठीक है दोस्तों, एक लेसन है मित्रता, तो मित्रता वाले लेसन से अगर कोई पैसेज आ गया, मित्रता वाले लेसन से अगर कोई पैसेज आ गया तो उसको कैसे पहचानेंगे। उसमें कुछ कीवर्ड है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दिया है मित्रता वाले लेसन से अगर कोई लेसन आ गया तो कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे दिया है कच्ची मिट्टी, मित्रता, बुद्धि, कुसंग, संगत, कीचड़, ठीक है दोस्तों। और जैसे मान लीजिए अगर आपका आ जाए ममता वाले पार्ट से आ जाए, ममता वाले लेसन से आ जाए तो कैसे पहचानेंगे। तो ममता वाले लेसन से आ जाएगा तो दोस्तों इसमें कुछ कीवर्ड है, जैसे काशी शब्द दिया रहता है, एक ममता खुद ही है, ममता दिया रहता है। ठीक है, एक और चीज है अश्वारोही शब्द का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, एक प्रयोग होता है पिताजी शब्द का इसमें प्रयोग होता है, पिताजी। एक शब्द होता है मुगल शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका आ गया भारतीय संस्कृति से आ गया दोस्तों, तो भारतीय संस्कृति वाले लेसन को आप कैसे पहचान सकते हैं आसानी से। तो भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए धर्म किसी बात आ जाए, अब संस्कृति है तो संस्कृति में धर्म की बात आएगी। ठीक है, संस्कृति की बात आएगी, धर्म की बात आएगी, संस्कृति की बात आएगी, वेशभूषा की बात आएगी, और जब वेशभूषा की बात आई है तो भारतीय संस्कृति में आप जानते हैं नदियाँ भी आती हैं, नदियों की बात आएगी, नैतिकता की बात आएगी। ठीक है दोस्तों, सभ्यता की बात आएगी, संस्कृति में सभ्यता शब्द आएगा, अहिंसा शब्द आएगा। ठीक है दोस्तों, जाति शब्द आएगा, विज्ञान शब्द आ जाएगा दोस्तों, इसी में सभ्यता शब्द आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका आ जाएगा अजंता की गुफाओं से, एक लेसन होगा आप में अजंता की गुफाओं से। ठीक है, अगर इससे आ जाए तो इसमें एक शब्द आता है मौत आता है दोस्तों, गुफा आता है। ठीक है, चित्र आता है, चूंकि आपको पता है चित्र आता है, राजा और कंगले आता है, राजा और कंगाल
राजा और कंगाल शब्द आ जाता है, और अजंता है तो एक कीवर्ड आता है दोस्तों, अजंता शब्द आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से इसको हम समझते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका, क्योंकि ये कुछ कीवर्ड हैं दोस्तों। अगर आप नहीं कभी पढ़े हैं, लेकिन इतना शब्द आप पढ़ लीजिए तो आपका आसानी से आप पैसेज को पहचान लेंगे कि कौन से लेसन से ये आया है। आसानी से आप पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मित्रता वाले लेसन से आया है तो कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो है वो मित्रता वाले लेसन से आया है। तो मित्रता वाले लेसन से आया होगा दोस्तों, तो मित्रता वाले लेसन में एक शब्द दिया रहता है, जैसे कच्ची मिट्टी दिया रहता है, या तो मित्र शब्द दिया रहता है, या तो मित्रता शब्द दिया रहेगा, या तो बुद्धि शब्द दिया रहेगा, या तो कुसंग शब्द दिया रहेगा, या तो संगत शब्द दिया रहेगा, या तो कीचड़ शब्द दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक पैसेज बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इस टाइप का कोई एक पैसेज है, वो बहुत बार पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो इस पे विशेष ध्यान रहे कि दोस्तों अगर किसी भी पैसेज में आपको कच्ची मिट्टी मिल जाए, पूरा पैसेज पढ़िएगा, पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद, पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद अगर आपको कच्ची मिट्टी शब्द दिख जाए, मित्र शब्द दिख जाए, मित्रता शब्द दिख जाए, बुद्धि शब्द दिख जाए, कुसंग दिख जाए, संगत शब्द दिख जाए, कीचड़ शब्द दिख जाए, तो ऐसे में वो कौन सा लेसन बनेगा दोस्तों, वो मित्रता लेसन बनेगा। और मित्रता को आपको किसने लिखा है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मित्रता को लिखे हैं कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है दोस्तों, अगला लेसन समझते हैं। जैसे अगला लेसन है ममता। ममता जो लेसन है वो कैसे आप पहचान सकते हैं आसानी से कि यह जो लेसन है वो ममता वाले पार्ट से लिया गया है। तो ममता वाले लेसन में कुछ कीवर्ड है दोस्तों, जैसे मान लीजिए काशी शब्द नजर आ जाए, या तो ममता शब्द नजर आ जाए, या तो अश्वारोही शब्द नजर आ जाए, या तो पिताजी शब्द नजर आ जाए, या तो मुगल शब्द नजर आ जाए। तो ऐसे जो कीवर्ड होते हैं दोस्तों, ये जो कीवर्ड हैं ये कहलाते हैं, ये एक लेसन है ममता। और ममता वाले लेसन को आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है। ये जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इसको जो है ममता को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और भारतीय संस्कृति को आपको पता है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और लेसन है, इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और लेसन है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये अजंता वाला जो लेसन है, इसको डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने भी लिखा है। ठीक है, इसका जो एक लेसन है इस डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी, ठीक है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने इसको लिखा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मित्रता वाले लेसन से आएगा दोस्तों तो क्या क्या की पॉइंट है, कच्ची मिट्टी शब्द नजर आ जाए, मित्र शब्द नजर आ जाए, मित्रता शब्द नजर आ जाए, बुद्धि शब्द नजर आ जाए, कुसंग नजर आ जाए, संगत नजर आ जाए, कीचड़ नजर आ जाए। तो आपको कहीं नहीं जाना है दोस्तों, आप सीधा सीधा लिखेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी की मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर मान लीजिए ममता लेसन से आया है तो ममता लेसन का क्या पहचान है, इसमें काशी शब्द दिया होता है, ममता शब्द दिया होता है, अश्वारोही शब्द दिया होता है, पिताजी दिया रहता है, मुगल शब्द दिया होता है। अगर इनमें से कोई एक शब्द मिल गया दोस्तों तो ये बन जाएगा ममता लेसन। और ममता लेसन को किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगला लेसन है भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति अगर है तो भारतीय संस्कृति में आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति की बात हुई है तो भारतीय संस्कृति में धर्म शब्द आएगा, संस्कृति शब्द आएगा, वेशभूषा आएगा, पहनावा आएगा, नदियाँ आएगी, नैतिकता की बात होगी संस्कृति शब्द में, जाति की बात होता है, सभ्यता की बात होती है, ठीक है, अहिंसा शब्द की बात होती है। तो ये सब भारतीय संस्कृति की पहचान है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको लिखा है। अगर सपोज करिए अजंता से आ जाए, अजंता वाला लेसन का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है दोस्तों, फेमस एग्जाम्पल कहते हैं कि फेमस कह लीजिए उसका बहुत प्रसिद्ध पैसेज है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, जैसे राजा और कंगाल, ये एक पैसेज करके होगा, ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। जैसे ये एक कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और राजा और कंगले, ये वाला जो राजा और कंगाल, ये जो पैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इनको कैसे पहचान पाएंगे, अगर मौत आ जाए, गुफा शब्द आ जाए, चित्र शब्द आ जाए, राजा और कंगाल शब्द आ जाए, अजंता शब्द आ जाए, तो ये लेसन बनेगा अजंता का। और अजंता को किसने लिखा है, तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि आगे से आप इसको आसानी से पढ़ भी सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप आसानी से आप पहचान लेंगे कि ये कौन से लेसन का, ये चैप्टर किस लेसन का है ये। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन और आते हैं, देखिए 3 क्वेश्चन आते हैं
6 नंबर का ये पैसेज आता है, तो 6 नंबर का पैसेज आता है, तो 2 नंबर का तो अभी संदर्भ हुआ। अब बचे 4 नंबर, तो 4 नंबर में आता क्या है, जो पैसेज दिया है दोस्तों, उसी पैसेज के नीचे 2 क्वेश्चन रहते हैं और उन दोनों क्वेश्चनों का आंसर उसी पैसेज में रहता है, तो उसी को छाट के लिखना रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो ये दोस्तों बहुत ही आसान होता है। आप पैसेज के लाइन को मिलाइएगा, ठीक है, आप क्वेश्चन के लाइन को मैच कराइएगा और क्वेश्चन का लाइन अगर पैसेज में कहीं भी मिलता है तो उस लाइन को उठा करके लिख दीजिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे, आसानी से नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे इरेज करते हैं दोस्तों। अगला ये तो था दोस्तों गद्य से। ठीक है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं कि 50 नंबर का वो हम आपको पढ़ा रहे हैं रिटन पेपर। ठीक है दोस्तों, ये 6 नंबर हो गया क्लियर। अगला जो टॉपिक होता है वो आता है दोस्तों पद्य से। पद्य से आता है और पद्य में भी तो पहचानने के लिए आता है। ठीक है दोस्तों, पद्य में भी आपका पहचानने के लिए आता है। तो पद्य में कैसे आप पहचान पाएंगे कि कौन से लेसन का कौन सा, मतलब किस लेसन का ये पैसेज, किस लेसन का ये आपका पद्यांश है और इसके रचयिता कौन है, तो आसानी से आप कैसे जान पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर पद्य में सूरदास जी से आता है, अगर पद्य में किससे आता है, सूरदास जी से आता है, तो सूरदास जी का एक लेसन है दोस्तों पद। ठीक है, इस पद वाले लेसन में होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सूरदास जी की सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों कि वो कोई भी लाइन लिखेंगे, कोई भी पैसेज लिखेंगे, कोई भी स्टेंजा लिखते हैं, ठीक है, कोई भी पद्यांश लिखते हैं तो उसमें अपना नाम जरूर दे देते हैं सूर। अगर सूर शब्द आपको नजर आ जाए तो आपको समझ जाना है कि दोस्तों ये पद वाले लेसन का है और इसे किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए तुलसीदास जी से आता है, मान लीजिए कि तुलसीदास जी से आता है, तो तुलसीदास जी का क्या पहचान है दोस्तों, तुलसीदास जी ज्यादातर लिखते हैं श्री राम के बारे में। श्री राम शब्द आता है, ठीक है, रघुबर शब्द आता है, ठीक है, जानकी शब्द आता है, ठीक है, रानी शब्द आता है। ये कुछ शब्द हैं, कुछ कीवर्ड हैं जो बार बार आते हैं। अगर रसखान शब्द आता है दोस्तों, रसखान जी का आता है, तो रसखान जी में अक्सर कर आता है रसखान, इनका खुद ही अपना नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर राम नरेश त्रिपाठी का आता है, राम नरेश त्रिपाठी जी का, राम नरेश त्रिपाठी जी का एक लेसन है स्वदेश प्रेम, एक लेसन है दोस्तों स्वदेश प्रेम। तो स्वदेश प्रेम में क्या होता है दोस्तों, एक इसका बहुत फेमस पैसेज है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। ठीक है, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। और एक और है जो अपने बहुत फेमस है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी किसके बारे में लिखती हैं दोस्तों, लक्ष्मीबाई के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक है, और एक और हैं श्याम नारायण त्रिपाठी जी, श्याम नारायण त्रिपाठी जी। तो श्याम नारायण पांडे जी, सॉरी दोस्तों हमने त्रिपाठी लिख दिया, श्याम नारायण पांडे होगा। श्याम नारायण पांडे जी क्या लिखते हैं, ये हल्दी घाटी का युद्ध लिखे हैं और इसमें शायद इसमें इन्होंने लिखा है कि राणा प्रताप के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये भी 6 नंबर का आता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या, अभी मैंने आपको बताया कि गद्यांश से कैसे आप 6 नंबर पहचान जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पद्यांश से कैसे आप 6 नंबर का पहचान जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आप पद्यांश का कैसे आप 6 नंबर का पहचानेंगे। तो अगर आपको, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, अगर आपको किसी भी पद्यांश में सूर शब्द नजर आ जाए, सूर शब्द नजर आ जाए, तो आपको जाना है दोस्तों कि वह एक लेसन है पद, और पद को लिखे कौन है, सूरदास। तो इसका पद्यांश कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अगर किसी भी पद्यांश में राम शब्द आ जाए, रघुबर शब्द आ जाए, जानकी शब्द आ जाए, रानी शब्द आ जाए, तो आपको तुरंत जाना है दोस्तों तुलसीदास वाले लेसन पे, कि तुलसीदास जी ने एक लेसन लिखा है धनुष भंग करके। ठीक है, तो उस लेसन पे जाना है कि ये तुलसीदास जी ने लिखा है और धनुष भंग से लिया गया है। अगर रसखान वाले लेसन से आ गया दोस्तों, तो रसखान जी की एक बड़ी विशेषता है दोस्तों कि रसखान जी अक्सर कर अपने लास्ट में जाते जाते अपना नाम दे देते हैं रसखान। तो अगर रसखान आ गया तो रसखान है, ये भी क्लियर है दोस्तों। राम नरेश त्रिपाठी, ये दोस्तों मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट में रहेगा, इंपॉर्टेंट में ये दोनों, चूंकि ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये तीनों अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी सेट बनेगा इनमें कहीं ना कहीं 1-2 सेट में जरूर ये नजर आने वाला है।
राम नरेश त्रिपाठी जी एक लेसन लिखे हैं दोस्तों, स्वदेश प्रेम। और स्वदेश प्रेम में इन्होंने बताया क्या है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। अगर ऐसा कोई पैसेज मिल जाता है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि दोस्तों वह निर्भय स्वागत करो मृत्यु का वो किस लेसन से है, तो वह है दोस्तों स्वदेश प्रेम से। और स्वदेश प्रेम को लिखा कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान का दोस्तों। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या लिखी है? एक लक्ष्मीबाई के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो अगर लक्ष्मीबाई के बारे में बात किया गया होगा तो आपको समझ जाना है कि ये किसका लेसन लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। अगला है श्याम नारायण पांडे जी का। तो श्याम नारायण पांडे जी ने क्या लिखा है दोस्तों? इन्होंने लिखा है राणा प्रताप के बारे में। राणा प्रताप के बारे में बताए हैं कि एक राणा प्रताप थे हल्दी घाटी का युद्ध में, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध ये लिखे हैं। तो उसमें राणा प्रताप के बारे में बताया। अगर कहीं भी राणा प्रताप, चेतक शब्द, ऐसे कुछ उनके घोड़े का नाम था, ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है और लेसन है हल्दी घाटी का युद्ध। और उसे लिखा कौन है? श्याम नारायण पांडे जी, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप पहचान गए, अब पहचान गए तो इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 नंबर आता है आपका पद्यांश लिखने, आपका संदर्भ लिखने के लिए, और 4 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, इसी के नीचे जो जो आपका ये दिया रहेगा पद्यांश, उसी के नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे रहेंगे। उन क्वेश्चनों का आंसर उसी में दिया रहेगा, उसी में से छाट के क्या करना है? लिखना है। मैंने आपको बताया क्या, जो लाइन मैच करेगा आसानी से वहां से उठा करके लिख दीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 6 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आसानी से, मतलब भूले नहीं, आसानी से इसको पढ़ सकें एग्जाम टाइम के दौरान, आसानी से एक बार पढ़ सकें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइक और शेयर करते रहिएगा क्योंकि इतनी रात में जग करके हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तकरीबन मेरी वॉच में अभी 9:30 हो रहे हैं दोस्तों। तो इतनी रात को मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी दोस्तों थोड़ा सा तो बनता है कि आप लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। अपने शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में, ताकि अन्य अदर भाई लोगों को भी ये वीडियो प्राप्त हो जाए, वो लोग भी आसानी से इस वीडियो को पढ़ लें और पास हो सकें, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, अगला समझते हैं कि अगला जो आता है 5 नंबर का अनिवार्य संस्कृत से। अनिवार्य संस्कृत से आता है दोस्तों 5 नंबर का। सॉरी दोस्तों, एक अगला टॉपिक है अनिवार्य संस्कृत। अनिवार्य संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत। अनिवार्य संस्कृत से आता क्या है दोस्तों? देखिए, अनिवार्य संस्कृत होता क्या है कि अनिवार्य संस्कृत से भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनिवार्य संस्कृत से भी आता है आपका क्या चीज़ आता है? अनिवार्य संस्कृत से आपका आता है वो पैसेज दे देगा, उसका पूछ लेगा कि किस पार्ट से लिया गया है और इसका संस्कृत का जो है हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसको कैसे आप आसानी से कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, कुछ पहले कीवर्ड जान लीजिए, उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट पैसेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैसेज उसको मैं अभी आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक लेसन है वाराणसी। वाराणसी, तो वाराणसी जो लेसन है इसमें क्या क्या आता है? वाराणसी है तो आप जानते हैं वाराणसी के बारे में जरूर आएगा। अगर किसी भी लाइन में आपको वाराणसी शब्द मिल जाए, ठीक है, अगर किसी भी लाइन में आपको नगरी शब्द मिल जाए, नगर, अगर किसी भी लाइन में आपको दारा सिकोह शब्द मिल जाए, दारा सिकोह, क्या मिल जाए दोस्तों? दारा सिकोह, तो आपको तुरंत जान जाना है दोस्तों कि वह वाराणसी वाले लेसन का दिया गया है, ठीक है दोस्तों। एक और लेसन है आपका प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो ग्रामीण, प्रबुद्धो ग्रामीण एक लेसन है। अगर इसमें कहीं भी दोस्तों ग्रामीण शब्द नजर आ जाए, कहीं क्या नजर आ जाए? ग्रामीण शब्द नजर आ जाए, कहीं क्या नजर आ जाए? मौनम शब्द नजर आ जाए, ठीक है दोस्तों। ग्रामीण शब्द नजर आ जाए, मौनम शब्द नजर आ जाए, तो ये आपका बनेगा क्या दोस्तों? प्रबुद्धो ग्रामीण बनेगा, ठीक है। अगर कहीं भी आपका नजर आ जाए, जैसे एक और चैप्टर है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति को कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो भारतीय संस्कृति में अगर कहीं भी आपको संस्कृति शब्द नजर आ जाए, कहीं भी आपको क्या नजर आ जाए? संस्कृति शब्द नजर आ जाए, तो वो आपका बनेगा क्या? प्रबुद्धो, सॉरी, संस्कृति शब्द नजर आ जाए तो आपका बनेगा भारतीय संस्कृति, ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट 3, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट 3 लेसन है और इन 3 लेसनों से कोई एक पैसेज तो एकदम 100% क्लियर है दोस्तों, पूछा जाता है, ठीक है। और इसका सारा पैसेज, इसका जो भी है पूरा पूरा पार्ट ही मैं आपको पढ़ा करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ ऑलरेडी। अगर अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो एक बार जा करके वहाँ से देख लीजिएगा, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप वहाँ से जाकर डालिएगा कि मतलब आप नाम डालिएगा वाराणसी और डालिएगा बाई आफ्ताब सर, मेरा नाम डालिएगा बाई आफ्ताब सर, तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आसानी से आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं ऑलरेडी पढ़ा के डाल दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे आप पास होंगे।
देखिए दोस्तों, वाराणसी है तो वाराणसी लेसन से अगर आया है तो वाराणसी लेसन से आया तो कैसे आप जानेंगे कि ये जो चैप्टर है ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। एक लाइन है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं भी पूरे पैसेज में वाराणसी शब्द नजर आ जाए, पूरे पैसेज में नगरी शब्द नजर आ जाए, दारा सिकोह शब्द नजर आ जाए, तो आपको तुरंत पकड़ लेना है दोस्तों कि वह वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। और इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसका संदर्भ भी इजी है। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। चूंकि मैंने बताया कि इसके लेखक उखक नहीं होते हैं, इस वजह से इसमें लेखक नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए प्रबुद्धो ग्रामीण से आया तो प्रबुद्धो ग्रामीण से आया तो इसमें क्या की पॉइंट है दोस्तों, प्रबुद्धो ग्रामीण। अब देखिए ग्रामीण आया है तो ग्रामीण अगर आ जाए, मौन शब्द आ जाए तो ये बन जाता है प्रबुद्धो ग्रामीण। ठीक है दोस्तों, पूरा लाइन आप पढ़ेंगे तो ग्रामीण आ जाएगा या मौनम शब्द आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो बन जाएगा कौन सा लेसन, प्रबुद्धो ग्रामीण लेसन बन जाएगा और आसानी से आप पकड़ सकते हैं और इसका संदर्भ लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों भारतीय संस्कृति से आया तो भारतीय संस्कृति से आया तो इसमें क्या की पॉइंट होता है दोस्तों, इसमें संस्कृति शब्द जरूर आता है। अगर भारतीय संस्कृति से आया है तो संस्कृति शब्द जरूर आता है और संस्कृति आ गया तो आसानी से आप पहचान जाइएगा कि किस लेसन का है। ये लेसन है भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति का रहेगा तो आप इसका भी आसानी से संदर्भ कर सकते हैं। प्रस्तुत कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, क्योंकि इसके लेखक होते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ की पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेंजा जो इंपॉर्टेंट पैसेज हैं वो बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ टाइम लेंगे आपसे, एक आध 2 मिनट, जो बार बार एग्जाम में टच होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो कुछ मैं आपको ऐसे नॉर्मली ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ। अब इस पर लिखूंगा नहीं दोस्तों, लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम व्यतीत हो जाएगा क्योंकि टाइम का ही अभाव है। तो इस वजह से अगर आपके पास किताब हो दोस्तों तो आप अपना किताब निकाल लीजिए और देखिए वाराणसी जो चैप्टर है, वाराणसी चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर करा दे रहा हूँ। वाराणसी लेसन है, वाराणसी लेसन का जो 3 पैसेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन कौन सा, जैसे कहता है दोस्तों, वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलित तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृति पंकिता धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिता पर्यटका सुदूरभ्ये देशभ्ये नित्यम् अत्र आयान्ति अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना नगरी, ये सब ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं देखें तो इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, वाराणसी सुव्याख्याता नगरा प्राचीन। ठीक है, अगला जो है वो है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह जो नगरी है विभिन्न धर्मों की संगम स्थली मानी जाती है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर दास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, अन्य लोग यहाँ आए और अपने विचारों का प्रचार प्रसार किए, ये भी जो है इंपॉर्टेंट में रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, ये आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। मैं इसको पढ़ाया हूँ दोस्तों, आसानी से जा करके आप यूट्यूब पे खोजिएगा और पाठ का नाम डालिएगा, मेरा नाम डालिएगा दोस्तों, आसानी से आपको पाठ प्रोवाइड हो जाएगा और वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक होता है दोस्तों वो क्या आता है, देखिए टॉपिक तो बहुत सारे हैं। अगला होता क्या है कि इसमें अनिवार्य संस्कृत में जैसे गद्य आता है, इसी तरीके से अनिवार्य संस्कृत में पद्य भी आता है। और पद्य आता है तो पद्य में कितने लेशन है दोस्तों, आपको ये जानना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पद्य में आता क्या है, पद्य का जो कुछ लेशन है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पद्य में एक लेशन है अन्योक्ति विलासः, एक लेशन है अन्योक्ति विलासः, अन्युक्ति विलासः। और अगर अन्युक्ति विलासः शब्द से आ जाए तो कैसे पहचानेंगे दोस्तों, अगर अन्युक्ति विलासः शब्द से आता है तो उसमें दिया रहता है नितराम, नीर छीर, नितराम दिया रहता है, या तो नीर छीर दिया रहेगा, या तो कोकिल शब्द दिया रहेगा, कोकिल शब्द दिया रहेगा, या तो रे रे चातक शब्द दिया रहेगा, रे रे चातक शब्द दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, या तो सुवर्णस्य शब्द दिया रहेगा, सुवर्णस्य शब्द दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, सुवर्णस्य शब्द दिया रहेगा, या तो सुप्रभातम शब्द दिया रहेगा, सुप्रभातम शब्द दिया रहेगा, सुप्रभातम शब्द दिया रहेगा, ये आपका बन जाता है। अगर मान लीजिए इसी में एक लेशन आता है वीरः वीरेण पूज्यते करके, ठीक है दोस्तों, वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते करके एक लेशन आता है, इसको कैसे पहचानेंगे, अगर उस लेशन में दे दिया बंधम, बंधनम या उत्तरम, ऐसे 2 कीवर्ड हैं इसके, ये शब्द दे दिया तो ये आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला एक और है दोस्तों प्रबुद्धो ग्रामीण, जो लेशन आप पढ़े होंगे उसमें एक श्लोक है, प्रबुद्धो ग्रामीण शब्द में एक श्लोक है।
ठीक है। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित मुख स्फुट वक्ता च योजनाति स पंडित, ये एक श्लोक है दोस्तों उसमें, ठीक है, ये आता है। अगर अगर मान लीजिए भारतीय संस्कृति में भी एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये एक लेशन है, ठीक है, सर्वे भवन्ति वाला, सर्वे भवन्तु वाला, ठीक है, एक ये लेशन है। अगर मान लीजिए आपका आ गया जीवन सूत्राण से, जीवन सूत्राण से, अगर आपका जीवन सूत्राणी शब्द से आ गया तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है भूमे शब्द, ठीक है दोस्तों, भूमे शब्द आता है, मित्रम शब्द आता है, मित्रम शब्द आता है, धर्मेयम शब्द आता है, धर्मेयम शब्द आता है, धनानाम शब्द आता है, धनानाम शब्द आता है, धनानाम शब्द आता है, ठीक है दोस्तों, हित्वा शब्द आता है। ये कुछ की वर्ड होते हैं दोस्तों। इसको हम आपको 5 नंबर ये वाला तो क्लियर करा देंगे अभी तुरंत ही, क्योंकि ये श्लोक है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा, हम आपको पढ़ा देंगे। कि देखिए दोस्तों, अगर अन्युक्त विलासा से आता है तो उस वाले श्लोक में क्या क्या मैच करेगा। अगर नित्यराम शब्द आ गया, नीर क्षीर शब्द आ गया, कोकिल शब्द आ गया, रे रे चातक शब्द आ गया, सुवर्णस्य शब्द आ गया, सुप्रभातम शब्द आ गया, ठीक है दोस्तों, ये बनेगा अन्युक्त विलासा से। और इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी, या श्लोक कर सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में संकलित, अनिवार्य संस्कृत में संकलित या अवतरित अन्युक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। अगर मान लीजिए अगर किसी भी श्लोक में आपको बंधनम शब्द मिल गया, उत्तरम शब्द मिल गया, तो वो लेसन बनता है विरह विरेड पूज्यते। और आसानी से इसका भी आप कर सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में संकलित विरह विरेड पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। अगर मान लीजिए आपका आ गया अपदो दूरगामी वाला, अगर अपदो दूरगामी कोई शब्द नजर आ गया, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च योजनाति स पंडित, अगर ऐसे आ गया तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसमें भी प्रबुद्धो ग्रामीण शब्द का है। अगर सर्वे भवन्तु शब्द मिल गया तो भारतीय संस्कृति का है। अगर जीवन सूत्राणी का आएगा तो भूमे शब्द दिया होगा, मित्रम शब्द दिया होगा, धर्मेयम शब्द दिया होगा, धनानाम शब्द दिया होगा, हित्वाम शब्द दिया होगा। ऐसे कुछ कीवर्ड होते हैं दोस्तों, जिसे आसानी से आप पहचान सकते हैं और 2 नंबर का ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें 3 नंबर का आता है दोस्तों, चूंकि 2 नंबर का संदर्भ आता है और 3 नंबर का क्या आता है, 3 नंबर का आपका आता है इसका अनुवाद करने के लिए। और अनुवाद कैसे करेंगे, चलिए दोस्तों, अगर आपके पास किताब होगा तो आप अपना किताब निकाल लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके आसानी से थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले करके क्लियर कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, अभी बहुत हमारे पास टाइम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लें दोस्तों। हो गया दोस्तों, हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए हम कुछ आपको श्लोक पढ़ा रहे हैं, कुछ श्लोक, चूँकि अब इस पे लिखेंगे दोस्तों तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इस वजह से टाइम को ध्यान में रखते हुए हम कुछ श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस ही कवरअप कराना है। तो पूरा सिलेबस कवरअप कराने के लिए आप जानते हैं जब इस पर टाइम लिखेंगे, एक तो मिटाना पड़ रहा है हाथ से, तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम सीधे सीधे आपको पढ़ाते हैं, अगर आपके पास कुछ हो तो उसमें बुक हो तो देखिए, और नहीं है तो ध्यान से बस सुनिए दोस्तों कि कैसे आपको श्लोक का अर्थ निकालने आना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए प्रबुद्धो ग्रामीण शब्द से लेसन से दिया गया है, तो उसमें एक श्लोक है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडितः, ये एक श्लोक है दोस्तों। तो अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, इसका मतलब क्या है कि बिना पैर का है फिर भी दूर तक जाता है। अपदो दूरगामी चो साक्षरो न च पंडित, बिना पैर का है फिर भी दूर तक जाता है। साक्षर है माने अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता, बिना मुख का है लेकिन फिर भी साफ साफ बोलता है। स यो जनाति स पंडित, इसको जो जानता है वही पंडित है, ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें क्या है कि बिना पैर का है फिर भी दूर तक जाता है, साक्षर है अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, बिना मुख का है फिर भी साफ साफ बोलता है, और जो इसे जानता है वही क्या है, पंडित है, वही विद्वान है। अगला दोस्तों एक लेसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है दोस्तों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, सभी लोग निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग रोग रहित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सबका कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और कोई भी दुखी न हो,
इसका अर्थ क्या है दोस्तों? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग रहें। सर्वे भद्राण पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। सर्वे भद्राण पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और कोई दुखी न हो। ठीक है दोस्तों, ये 2 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और कुछ और श्लोक हैं जिसे मैं पढ़ा दे रहा हूँ दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। जीवन सूत्रावली का कुछ श्लोक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ श्लोक मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे इसमें 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बहुत बार ये मॉडल पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 3 श्लोक इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन कौन सा? किस्विदम गुरुतरम भूमे, किस्विद उच्चतरम च खात, किस्विदम शीघ्रतरम वातात, किस्विदम बहुतरम त्रिडात, माता गुरुतरा भूमे खात, पित्तोच अस्तरा अस्थता, मनः शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी त्रिडात। इसका कैसे आप जानेंगे दोस्तों? जैसे मैंने कहा कि अगर जीवन सूत्रावली का आना है, तो जीवन सूत्रावली का आना है तो मैंने क्या कहा? किस्विदम गुरुतरम भूमे, भूमे शब्द आ गया दोस्तों। देखिए भूमे शब्द मिल गया तो किस लेसन का बन गया? जीवन सूत्रावली लेसन का मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे इसमें दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि एक यक्ष रहता है और एक युधिष्ठिर जी रहते हैं। तो यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछता है किस्विदम गुरुतरम भूमे, कि ए युधिष्ठिर मुझसे ये बताओ कि भूमि से बड़ा कौन है। युधिष्ठिर से यक्ष पूछता है कि ए युधिष्ठिर मुझे ये बताओ कि भूमि से बड़ा कौन है, भूमि से महान कौन है, और किस्विदम चरम चखात, और आकाश से ऊंचा कौन है। भूमि से बड़ा कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है। किस्विदम शीघ्रतरम वातात, और वायु से अधिक तेज क्या चलता है, यानी हवा से अधिक तेज क्या चलता है। किस्विदम बहुतरम त्रिडात, और तिनके से अधिक दुर्बल क्या है। तो क्या पूछता है यक्ष? यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछता है कि अय युधिष्ठिर मुझे ये बता दीजिए कि भूमि से अधिक बड़ा क्या है, यानी धरती से अधिक बड़ा क्या है, और आसमान से ऊंचा क्या है, और हवा से अधिक तेज क्या चलता है। हवा से अधिक तेज दोस्तों क्या चलता है, और इसके अतिरिक्त एक तिनके से अधिक चीज, एक तिनके से अधिक दुर्बल क्या होता है। तो युधिष्ठिर जवाब क्या देते हैं? माता गुरुतरा भूमे, माता गुरुतरा भूमे, भूमि से अधिक बड़ी माँ होती है। ठीक है, खात पित्तोच्चरा अस्था, और आकाश से अधिक ऊंचा पिता होता है। मना शीघ्रतरम वातात, हवा से तेज दिमाग चलता है, हवा से तेज मन चलता है। चिंता बहुतरी तिरात, और चिंता जो है वो तृण से, जो तिनका है, तिनके से अधिक दुर्बल होती है। ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और अगला 2 पैसेज वो भी देख लीजिए। किस्वितम प्रवसतु मित्रम, किस्विनम मित्रम गृहम सते, आतुरस्य च किम मित्रम, किस्विनम मित्रम मरिष्यत, सार्थ प्रवर्षतु मित्रम भार्या मित्रम गृहे सत, आतुरस्य भीषणम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यत। इसमें यक्ष एक बार फिर से युधिष्ठिर जी से सवाल करते हैं और पूछते क्या है? किस्वितम प्रवसतो मित्रम, प्रवास में रहने वाला कौन मित्र होता है, यानी यदि आप विदेश जा रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो वहाँ कौन मित्र होता है। किस्मिनम मित्रम गृहिम सतः, और घर में कौन मित्र होता है, यानी विदेश में कौन मित्र होता है और घर में कौन मित्र होता है। बाहर कौन मित्र होता है, बाहर कौन मित्र होता है, और घर में कौन मित्र होता है। फिर वो आगे पूछता है अतुरस्य च किम मित्रम किस्वनम मित्रम मरिष्यति। वो आगे क्या पूछते हैं कि रोगी का, अतुरस्य माने होता है रोगी, रोगी का दोस्त कौन होता है, रोगी का मित्र कौन होता है, और मरने के बाद इंसान का मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर क्या सुंदर सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सते, प्रवास में रहने वाला मित्र जो है वो धन होता है। अगर आप कहीं रह रहे हैं, कहीं विदेश रह रहे हैं, तो उस समय वो आपका साथी क्या होता है? धन होता है। ठीक है, मित्रम गृहे सतः, भार्या मित्रम गृहे सतः, और घर में जो रहता है उसमें जो पत्नी होती है वो सबसे अच्छी दोस्त होती है, पत्नी सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती है। आतुरस्य विषणम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः, और रोगी का जो मित्र होता है वो वैद्य होता है, और मरने के बाद इंसान का जो मित्र होता है वो दान और दौलत होता है। ठीक है, जो भी आप दान पुण्य किए हैं वो मरने के बाद आपका दोस्त बनेगा। अगला है दोस्तों किम नु हित्वा प्रियो भवति। ये बहुत बार पूछा गया, एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। किम नु हित्वा प्रियोम भवति, किनुम हित्वा न शोचति, किम नु हित्वार्थवतान भवति, किन्नुम हित्वा सुखी भवेत्, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवतम भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। इसका मतलब क्या है दोस्तों? एक बार फिर से हम लोग जान जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। युधिष्ठिर से यक्ष सवाल करता है कि ये बताइए युधिष्ठिर, आप ये बताइए कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, यानी इस दुनिया में मनुष्य है क्या चीज़ छोड़ दे तो सबका प्रिय बन जाएगा। मनुष्य क्या चीज़ छोड़ दे तो वह दुख में नहीं रहेगा, यानी मनुष्य ऐसी कौन सी चीज़ है जिस चीज़ को त्याग दे तो वह दुख नहीं करेगा, और मनुष्य ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ दे तो वह धनवान बन जाएगा, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे छोड़ करके मनुष्य सुखी बन जाएगा। तो युधिष्ठिर जवाब क्या देते हैं कि यदि मनुष्य अहंकार करना छोड़ दे,
घमंड करना छोड़ दे तो सबका दोस्त बन जाएगा, प्रिय बन जाएगा। मनुष्य क्रोध करना छोड़ दे तो वो कभी दुख में नहीं रहेगा। जब कभी नाराज ही नहीं होंगे दोस्तों तो दुख में रहेंगे कहाँ। तो उसने कहा कि मनुष्य अगर क्रोध करना छोड़ दे तो कभी शोक नहीं करता। यदि मनुष्य अगर कामना करना छोड़ दे, मनुष्य अगर इच्छा करना छोड़ दे तो वह धनी मतलब बन जाएगा, ठीक है। मनुष्य लोभ को छोड़ दे, यानी जो उसका लालच है, अगर लालच को छोड़ दे तो वह सुखी बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आसानी से। और ये जो मैंने आपको कुछ श्लोक पढ़ाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। इसमें एक दो श्लोक और है, एक दो श्लोक और है दोस्तों, उसको भी अगर देख लेते हैं। एक दो श्लोक और है, जैसे दो श्लोक और है दोस्तों, जैसे बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्रम समो वीरः वीर भावो ही वीरता। जैसे बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर व्यक्ति जो है वो समान रहता है और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ये उनका लेसन था वीर वीरण पूज्यता का। एक और है उत्तरम यति समुद्रस्य, ये इंपॉर्टेंट में रहेगा दोस्तों। उत्तरम यति समुद्रस्य हिमद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संस्थित। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वो भारतवर्ष है और हम सब उसके संतान हैं। ये इसका अर्थ है दोस्तों। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी हम सब संतान भारतवासी हैं, ठीक है दोस्तों। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में रहेगा दोस्तों, एक और देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, एक मिनट लेंगे। न वै ताड़नात् तापनाद वही मध्य न वै विक्रियात क्लस्य मानव हस्मि स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजाया तोलेंति। देखिए कहता है कि सोना जो होता है ना वो पीटने से, न आग में तपाने से और न बेचने के कारण दुखी होता है। उसे पीट पर के देखिए, इतना पीट पीट करके, इतना महंगा चीज़ है, इतना पीट पीट करके बनाया जाता है, ठीक है, आग में तपाया जाता है और बेचने के कारण भी दुखी नहीं होता है। लेकिन बस उसे एक ही बात का दुख होता है, क्यों? क्योंकि उसे गुंजों में क्या किया जाता है, तौला जाता है। आप सोने को किलो बटग्राम थोड़ी तोलते हैं दोस्तों, सोना जो है गुंजों में तौला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से सोने को एक दुख है कि उसे बेचा जाता है फिर भी दुख नहीं है, उसे पीट पीट करके बनाया जाता है, आग में तपाया जाता है, फिर भी दुख नहीं है। लेकिन किस बात का दुख है दोस्तों? उसे बस इस बात का दुख है कि उसे रत्ती से लोग तौलते हैं, गुंजों से तौलते हैं। इसी बात का उसे क्या है, इसी बात का उसे बहुत ज़्यादा दुख है कि सोने को गुंजों से तौला जाता है, ठीक है दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें दोस्तों, एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लें कि इसका कोई आगे से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से मिटाते हैं दोस्तों, चलिए एक बार मिटा देते हैं। और ये आगे देखते हैं अगला। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने 6 नंबर का आपको वो पढ़ा दिया, 6 नंबर का गद्य से हिंदी का, 6 नंबर का पद्य से हिंदी का, 5 नंबर का अनिवार्य संस्कृत, 5 नंबर अनिवार्य संस्कृत गद्य से, 5 नंबर अनिवार्य संस्कृत पद्य से। आई थिंक मुझे लगता है 5, 5, 10 और 12 आपका 22 नंबर मैंने आपको 50 नंबर में क्लियर कर दिया कि 50 नंबर में 22 नंबर आप कैसे टच करेंगे, 22 नंबर कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो अगला टॉपिक, चूँकि अलग अलग ज़िले में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं। चूँकि गोरखपुर ज़िले में दोस्तों, गोरखपुर ज़िले में एक खंड काव्य पढ़ाया जाता है जिसका नाम है मातृभूमि के लिए। गोरखपुर जिले में एक खंड काव्य चलता है जिस खंड काव्य का नाम है मातृभूमि के लिए। और मातृभूमि के लिए दोस्तों आपको पता है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी है, चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी है, चंद्रशेखर आज़ाद की ये कहानी है दोस्तों मातृभूमि के लिए। और इसमें जो दोस्तों है, इसमें आपका 3 सर्ग है। तो इसका जो प्रथम सर्ग है, ठीक है दोस्तों, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और इसका एक सर्ग है तृतीय सर्ग, ठीक है। तो प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और इसका एक सर्ग है तृतीय सर्ग, ठीक है। और इनका चंद्रशेखर का कैरेक्टर, चंद्रशेखर का चरित्र चित्रांकन, ठीक है दोस्तों। इसका एकदम श्योर है दोस्तों कि आपको जो गोरखपुर ज़िले में जितने भी बच्चे, अगर गोरखपुर ज़िले के बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो वो पहले समझ जाइए कि आपको ये पता होगा दोस्तों कि खंड काव्य जहाँ आएगा, आप क्या करने लगते हैं दोस्तों, बड़ी गलती आप करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आने लगते हैं, जो भी जैसे कर्णभूमि, ठीक है, कर्णभूमि, मुक्तिदूत, जो भी आता है आप सब लगते हैं करने। आपको सब नहीं करना है दोस्तों, आपके ज़िले में जो पढ़ाया जाता है वही करना है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो गोरखपुर ज़िले के बच्चे ये वीडियो देख रहे हों तो गोरखपुर के ज़िले के बच्चे ये जान जाएं कि गोरखपुर ज़िले में मातृभूमि के लिए खंड काव्य आता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अदर ज़िले में अदर खंड काव्य आते हैं। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कुशीनगर ज़िले के अगर बच्चे ये हमारा वीडियो देख रहे हों तो कुशीनगर के बच्चे आप खंड काव्य जो भी आपके विद्यालय में पढ़ाया जाता हो
जो भी आपके टीचर होंगे हिंदी के, उस हिंदी के टीचर से आप संपर्क करिए और उनसे पूछिए कि सर हमारे खंड काव्य में कौन सी कहानी पढ़ाई जाती है। आप आसानी से खंड काव्य का कहानी आप जा करके देख लीजिएगा। पूरे खंड काव्य में जितने भी आते हैं सारी कहानी आपको नहीं लिखना है, आपको अपने जिले की खंड काव्य की कहानी लिखना है, ठीक है। जैसे गोरखपुर जिले में, तो गोरखपुर जिले में आता है मातृभूमि के लिए, और मातृभूमि के लिए जो कहानी है वही आता है। अलग अलग जिले में अदर अदर कहानियां हैं, तो अपने अपने विद्यालय से संपर्क कर लीजिए और उनसे पता कर लीजिए कि कौन से खंड काव्य की कहानी आता है, ठीक है दोस्तों। तो गोरखपुर जिले का आता है मातृभूमि के लिए। तो मातृभूमि के लिए एक कहानी है चंद्रशेखर आजाद की। तो इसमें 3 सर्ग हैं दोस्तों, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ की पॉइंट हैं। कभी कभी एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को क्या करते हैं, प्रथम सर्ग जो है एक नाम दिया जाता है प्रथम सर्ग को कहा जाता है संकल्प सर्ग। प्रथम सर्ग को क्या कहा जाता है, संकल्प सर्ग। द्वितीय सर्ग को कहा जाता है संघर्ष सर्ग, द्वितीय सर्ग को कहा जाता है संघर्ष सर्ग, और तृतीय सर्ग को कहा जाता है बलिदान सर्ग, ठीक है दोस्तों। तृतीय सर्ग को क्या कहा जाता है, तृतीय सर्ग को कहा जाता है बलिदान सर्ग, और इसका एक कैरेक्टर आ जाता है चंद्रशेखर आजाद का, ठीक है दोस्तों। कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो दे देते हैं कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य जो है उसके संघर्ष सर्ग की क्या करना है, कथानक लिखना है। संघर्ष सर्ग की क्या करना है, कहानी लिखना है, सारांश लिखना है। तो द्वितीय सर्ग को ही कहते हैं संघर्ष सर्ग, तृतीय सर्ग को क्या कहते हैं, बलिदान सर्ग कहते हैं, प्रथम सर्ग को क्या कहते हैं, संकल्प सर्ग कहते हैं। और चंद्रशेखर का कैरेक्टर तो आपको बेसिकली पता भी होगा दोस्तों कि चंद्रशेखर हैं कौन, ठीक है दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा दोस्तों, संकल्प सर्ग, द्वितीय सर्ग संघर्ष सर्ग, और चंद्रशेखर का, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप कहानी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाया हूँ, आप आसानी से वहाँ से जा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये गोरखपुर ज़िले में आता है। बाकी अदर बच्चे जो भी जिस ज़िले का बच्चा, अगर जिस ज़िले के विद्यार्थी ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो या पढ़ रहे होंगे, तो वो आसानी से जाएंगे अपने विद्यालय में, अपने विद्यालय के हिंदी के टीचर से पूछिएगा कि आपके हिंदी के सिलेबस में खंड काव्य में कौन सी कहानी पढ़ाई जाती है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा और वो कहानी आप पढ़ लेंगे। वही कहानी आपको बोर्ड एग्जाम में नोट करना है, सारी कहानियाँ नहीं लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये कितने नंबर का आता है, ये कोई भी जिला हो, हर जिले में 3 ही नंबर का आता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अगर इसमें आता है तो 2 क्वेश्चन आता कैसे है कि मातृभूमि के लिए प्रथम सर्ग की कहानी लिखिए, या मातृभूमि के लिए चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रांकन करिए। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं, और दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं दोस्तों, एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रथम सर्ग को कहते हैं संकल्प सर्ग, द्वितीय सर्ग को कहते हैं संघर्ष सर्ग, और तृतीय सर्ग को कहते हैं बलिदान सर्ग। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट में इसका द्वितीय सर्ग, प्रथम सर्ग और चंद्रशेखर आजाद का कैरेक्टर रहेगा दोस्तों 3 नंबर का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये गोरखपुर जिले के लिए है, बाकी अदर जिले के बच्चे अपने विद्यालय से कंफर्म कर लेंगे कि कौन सा चीज़ पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो आता है 6वां क्वेश्चन, जो 6वां क्वेश्चन आता है, चूंकि खंड ब का जो 6वां क्वेश्चन आएगा आपका, वो आता है जीवन परिचय। क्या आता है दोस्तों, जीवन परिचय आता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये जानते हैं कि जीवन परिचय किसका पढ़ें तो आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो हम आपको बस दो तीन बातें बताएंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय जो है गद्य से आता है, गद्य से भी आएगा और पद्य से भी आएगा जीवन परिचय। तो गद्य से किसका किसका आ सकता है, तो गद्य से 2 जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी और एक हैं जयशंकर प्रसाद जी। रामचंद्र शुक्ल जी और एक है कौन, जयशंकर प्रसाद जी। इन 2 लोगों का जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा, आसानी से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को एकदम मान के चलिए 99% उम्मीद है कि इन दोनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से पद्य से भी जीवन परिचय आता है, और पद्य से किसका किसका आता है, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, ठीक है, तुलसीदास जी का। और अगला आता है सुमित्रा नंदन पंत जी का, सुमित्रा नंदन, चूंकि पद में ज्यादा लेशन है इसलिए 3 हम इसको ले लिए हैं, सुमित्रा नंदन। चूंकि मिलने के लिए तो इन्हीं दोनों में से लगभग मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, कोई ऐसा सेट बन जाता है जिसमें सूरदास तुलसीदास नहीं पूछे जाते हैं, उस सेट में सुमित्रा नंदन पंत जी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी को पूछ लिया जाता है, इस वजह से हमने इसको भी अनदेखा नहीं किया है और इस वजह से इसको भी ले लिया गया है, ठीक है दोस्तों।
तो आपको बेसिकली इसमें लिखना, देखिए कुछ लोग होते क्या है, मतलब ऐसे ही लिख देते हैं और आसानी से सोचते हैं कि पास हो जाएंगे, तो ऐसे ही आसानी से नहीं लिखते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन परिचय भी आता है, तो गद्य से जो जीवन परिचय मैंने बताया ना, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का, ये आता है 5 नंबर का। और पद्य जो है ये सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, ये आते हैं कितने नंबर का, ये भी आते हैं 5 नंबर के। आपको गद्य से मात्र 2 ही जीवन परिचय याद करके जाना है दोस्तों। बाकी जो भी जीवन परिचय अगर आप याद करना चाहें तो याद कर लीजिएगा, लेकिन ये मान के चलिए 99% उम्मीद है कि रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद में लगभग लगभग आपको मिल जाएंगे। 1% का उम्मीद नहीं लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मे भी हो सकता है 1% ना आए, लेकिन 99% उम्मीद है दोस्तों कि इन दोनों से आपको मैच कर ही करना है, मैच आ ही जाता है। ठीक है, तो देखिए गद्य से अगर पूछता है तो रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद जी का, और अगर पद्य से पूछता है तो पद्य में 3 लोगों का हमने लिया, जैसे सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और सुमित्रानंदन पंत का। तो सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और सुमित्रानंदन पंत जी का आप जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, आसानी से जाकर के बोर्ड एग्जाम में लिखेगा। देखिए दोस्तों, जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है, कुछ लोग बहुत बेसिकली करते क्या है, जीवन परिचय ऐसे ऐसे छाप देते हैं, हो जाता है, तो ऐसे नहीं लिखना है। आपको जीवन परिचय में लिखना क्या है कि इनका जन्म कब हुआ, इनके मम्मी पापा का क्या नाम है, ठीक है, जन्म इनका एकदम डेट याद होना चाहिए, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता कौन थी, इनके पिता का नाम क्या था, इनके बच्चों का नाम क्या था, अगर शादी विवाह हुआ है तो इनके बच्चों का क्या नाम था, इनकी वाइफ का क्या नाम था, इनकी मतलब जिससे भी शादी हुआ है इनकी पत्नी का क्या नाम था, ये शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किए हैं, किस किस विद्यालय में पढ़े हैं, और इन्हें कोई उपाधि मिला है कि नहीं मिला, किसी पुरस्कार से नवाजे गए हैं कि नहीं नवाजे गए हैं, इतना लिख देंगे। फिर इनकी बाद आप इनका मौत लिखेंगे, भाई इनकी डेथ कब हुई है, मृत्यु कब हुआ है। इसके बाद इनकी कुछ रचनाओं को आप याद करेंगे, एक एक दो दो रचना आप याद कर लेंगे। जैसे मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल हैं तो इनकी एक रचना है मित्रता, ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ एक एक रचना आप याद कर लेंगे, एक एक दो दो रचना लिख लेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आप लिखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान, इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। चूंकि रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये शुक्ल युग के, मतलब ये शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, शुक्ल युग इन्हीं के नाम से चलता है लगभग, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इनका मतलब हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, क्या इनका वैल्यू हिंदी साहित्य में, ये आपको लिखना है। यही चीज़ें आपको नंबर दिलाती हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं गद्य का जीवन परिचय। और गद्य के जीवन परिचय में कितने लोग का याद करना है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से पद्य में भी लिखना है, सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंद। जैसे मान लीजिए सूरदास जी का लिख रहे हैं तो सूरदास जी का आप लिखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, किस गांव में हुआ, इनके पिताजी का क्या नाम था, माता जी का नाम क्या था, ठीक है। अगर इनका मतलब कोई शादी हुआ है तो इनकी वाइफ का क्या नाम था, इनके बच्चे हुए हों तो इनके बच्चों का क्या नाम था। इसके अतिरिक्त अगर इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है तो कहाँ से, किस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए हैं। और इसके अतिरिक्त अगर इनके कोई गुरु हैं जिनसे ये पढ़े लिखे हों तो वो इनके गुरु का क्या नाम है, बाद में चल कर के ये क्या बन गए थे, क्या क्या हुआ था इनके साथ। और इसके अतिरिक्त इनकी मौत कब हुई, इनकी कुछ रचनाओं का नाम याद कर लेंगे, सूर सरावली, सूर सरावली, सूर सागर, ऐसे कुछ रचनाओं का नाम आप याद कर लेंगे। पद जो है ऐसे कुछ रचनाओं का नाम का याद कर लेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सूरदास जी का मतलब हिंदी साहित्य में स्थान क्या है, ठीक है दोस्तों। ऐसे आसानी से आपको मिल जाएंगे। और आई होप दोस्तों ये जो हमने आपको 5 लिखे हैं जीवन परिचय, ये 10 नंबर का तो एकदम श्योर है दोस्तों, बहुत ही 100% उम्मीद आपको जताते हैं कि इनसे आना ही आना है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूरदास जी, तुलसीदास जी, सुमित्रानंदन पंत जी। एक बार जरूर बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इन लोगों का जीवन परिचय देख लीजिएगा, और इनका भी, गद्य का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे से आपको कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटाते हैं। हमने आपको लगभग लगभग कितना क्लियर करा दिया दोस्तों, 12 नंबर का प्रोज, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का अनिवार्य संस्कृत, 12, 10, 22, और 10 नंबर का ये आपका 10 नंबर का ये मतलब जीवन परिचय, 12, 10, 22, 10, 32 हो गया। और 3 नंबर का वो भी हमने आपको क्लियर करा दिया, क्या नाम है, खंड काव्य, ठीक है। अब खंड काव्य क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि 4 नंबर का आपका आता है संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से संस्कृत में क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए। तो इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, जैसे मैं 12 क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा आपको, और वे 12 के 12 क्वेश्चन अभी हम आपको तैयार करा देंगे, अभी तुरंत 5-7 मिनट के अंदर। और 12 क्वेश्चन आंसर में से आपको 2 क्वेश्चन आंसर बिल्कुल मिल ही जाना है दोस्तों, वो कोई गारंटी है, एकदम गारंटी है लगभग लगभग। वो 12 क्वेश्चन आंसर बोर्ड पढ़ने के लिए तो और भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये 12 क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, इनको पढ़ लीजिएगा कि ये 4 नंबर के आने ही आने हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों, एक बार जान लेते हैं। जैसे संस्कृत से आता क्या है, देखिए दोस्तों, संस्कृत से जो क्वेश्चन आंसर आता है, मान लीजिए दिया है वाराणसी, वाराणसी नगरी, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, कुत्र स्थिता अस्ति,
ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। देखिए वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, ये क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका कैसे आप लिखेंगे, देखिए वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, ये पूछ रहा है कि वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, तो आप लिखेंगे वाराणसी नगरी, ये जो कुत्र दिया है ना, इस कुत्र को हटा के यहाँ कर देंगे गंगाया, क्या कर देंगे, गंगाया कूले स्थिता अस्ति। बस हो गया आंसर। कैसे लिखेंगे दोस्तों, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। ये पूछ रहा है क्वेश्चन क्या कि वाराणसी नगरी किसके किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे क्या, वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता अस्ति, वाराणसी नगरी गंगा नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है। मैं आंसर भी बताते चल रहा हूँ, क्वेश्चन भी आप नोट भी करते रहिएगा। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, वाराणसी नगरी किसके किनारे स्थित है, वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, तो वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है। जो दूसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों वो होगा वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली, वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है। ठीक है, वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है। देखिए पूछ रहा है वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली, वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है, तो ये जो केशाम शब्द है दोस्तों, केशाम शब्द को हटा करके यहाँ कर दीजिएगा संस्कृत भाषायाम, क्या कर देंगे, संस्कृत भाषायाम। पूछ रहा है कि वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली, वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों कि वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है, तो वाराणसी नगरी संस्कृत भाषायाम संगम स्थली अस्ति। ठीक है दोस्तों, केशाम के जगह पे क्या कर देना है, संस्कृत भाषायाम। वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली, तो इसको कैसे लिखेंगे, वाराणसी नगरी संस्कृत भाषायाम संगम स्थली अस्ति। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला है तीसरा क्वेश्चन मान लिया जाता है, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी किमर्थ हो गया दोस्तों, किमर्थ प्रसिद्धा, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है वाराणसी विविध धर्माणाम शिल्पानाम कलानाम च कृते प्रसिद्धा, वाराणसी विभिन्न धर्मों के लिए, शिल्पों के लिए, कलाओं के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो आप कैसे लिखेंगे, वाराणसी, यहाँ कैसे लिखेंगे, वाराणसी विविध धर्माणाम, वाराणसी विविध धर्माणाम, वाराणसी विविध धर्माणाम, ठीक है, वाराणसी विविध धर्माणाम शिल्पानाम कलानाम च प्रसिद्धा। ठीक है, कैसे लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको क्या कहना है, वाराणसी विभिन्न धर्मों के लिए, शिल्पों के लिए, कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, वाराणसी विविध धर्माणाम शिल्पानाम कलानाम च प्रसिद्धा, वाराणसी विविध धर्माणाम कलानाम शिल्पानाम, ठीक है, च प्रसिद्धा। इसको ऐसे नोट कर देंगे दोस्तों। और अगला जो क्वेश्चन है वो आता है दोस्तों, वीरः केन पूज्यते, वीरः केन पूज्यते। एक अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वीरः केन पूज्यते, वीरों की कौन पूजा करता है। ठीक है, तो इसका वीरः केन पूज्यते, तो ये जो केन है ये इंपॉर्टेंट में रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट तो वैसे 12 के 12 हैं, लेकिन इसको भी देखिएगा, वीरः केन पूज्यते, तो केन की जगह पे आप लिख दीजिएगा वीरः वीरेण पूज्यते। क्या लिखेंगे, वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए वीरः केन पूज्यते, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लिखना है कि वीरः वीरेण पूज्यते। अगर एग्जाम टाइम में आपको नजर आ जाए वीरः केन पूज्यते, तो आपको लिखना है दोस्तों वीरः वीरेण पूज्यते। अगला है दोस्तों, अलछेन्द्रः कः आसीत्, अलछेन्द्र कौन था, अलछेन्द्रः कः आसीत्, अलछेन्द्रः कः आसीत्। यहाँ जो दिया है पूछ रहा है अलछेन्द्र कौन था, तो अलछेन्द्रः कः आसीत् आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अलछेन्द्रः यवन राजः आसीत्। क्या कहेंगे, अलछेन्द्रः यवन राजः, क्या कर देंगे दोस्तों, अलछेन्द्रः यवन राजः आसीत्, अलछेन्द्र जो था यवन का राजा था। ठीक है दोस्तों, अलछेन्द्रः कः आसीत्, तो अलछेन्द्रः यवन राजः आसीत्। इसको क्लियर है दोस्तों, अलछेन्द्रः कः आसीत्, तो कः का मतलब अलछेन्द्र कौन था, तो आप बताएंगे अलछेन्द्रः यवन राजः आसीत्, अलछेन्द्रः यवन राजः आसीत्। अगला दोस्तों, अगला देखिए, प्रहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत्, जैसे पूछ रहा है प्रहेलिकायाः किम उत्तरम
आसीत। पहेली का उत्तर क्या था, पूछ रहा है प्रहेलिका या किम उत्तरम आसीत। आपको एक लेसन पढ़ाए होंगे दोस्तों हम यूट्यूब पे, प्रबुद्धो ग्रामीणा, आपको पता भी होगा शायद अगर आप पढ़े होंगे अनिवार्य संस्कृत में। तो उसमें एक गांव वाला होता है, एक शहर वाला होता है। तो पहेली का उत्तर क्या था दोस्तों, आप जानते हो पूछता है क्या, पूछता है कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न छ पंडित अमुख स्फुट वक्ता छ यो जनाति स पंडित। बिना मुख का है, बिना पैर का है, फिर भी दूर तक जाता है, साक्षर है लेकिन बोल नहीं पाता है, ठीक है, बोल नहीं पाता है, ठीक है, और विद्वान है लेकिन पंडित नहीं है, और जो जानता है वही से पंडित है। तो क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। प्रहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत्, पहेली का उत्तर क्या था। तो यहाँ जो किम है, पूछ रहा प्रहेलिकायाम किम उत्तरम आसीत्, पहेली का उत्तर क्या था। तो किम की जगह पे आपको क्या कर देना है दोस्तों, आपको कर देना है पत्रम। पहेली का उत्तर क्या था, प्रहेलिकायाः पत्रम उत्तरम आसीत्। पहेली का उत्तर यानी पहेली का उत्तर पत्र या पत्र था, ठीक है दोस्तों। प्रहेलिकायाम पत्रम उत्तरम आसीत। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए थोड़ा सा हम पानी पी लें दोस्तों। आई थिंक मुझे लगता है कि 1 घंटे के आसपास होने को जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार आप नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों। तब तक हम पानी पी लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार आप नोट कर लीजिए। एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, बिल्कुल दोस्तों, एक बार ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आई थिंक मुझे लगता है कि आपका नोट हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। एक बार फिर से इसको समझा दे रहे हैं। तब तक देखिए, कह रहा है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी किसके किनारे स्थित है, तो आपको पता है वाराणसी किसके किनारे है, गंगा के किनारे। तो आप कहेंगे वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता अस्ति। कुत्र की जगह पे क्या लिख देना है, गंगाया। अगला, वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली। वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है, तो आप आंसर क्या देंगे, वाराणसी नगरी संस्कृत भाषायाम संगम स्थली। वाराणसी नगरी संस्कृत भाषायाम संगम स्थली अस्ति, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध है। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी जो है किस लिए फेमस है, तो आप आंसर क्या देंगे, वाराणसी विविध धर्माणाम शिल्पानाम कलानाम च प्रसिद्धा। वाराणसी विविध धर्माणाम शिल्पानाम कलानाम च प्रसिद्ध। वाराणसी जो विभिन्न धर्मों के लिए, शिल्पों के लिए, कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। और अगला आपसे पूछ ले कि वीर केन पूजते, वीरों की कौन पूजा करता है, ठीक है, वीरों की पूजा कौन किसकी होती है, यानी तो आप बताएंगे वीर वीरेण पूज्यते। अगला है अलछेंद्र क आसित। अलछेंद्र कौन था, तो अलछेंद्र यमन राजा आसित। अलछेंद्र कौन था दोस्तों, अलछेंद्र यमन का राजा था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि प्रहेलिकायाः किम उत्तरम आसित, पहेली का उत्तर क्या था, तो आप बताएंगे प्रहेलिकायाः पत्रम उत्तरम आसित। किम के स्थान पे क्या कर देंगे, किम के स्थान पे उत्तर, किम के स्थान पे पत्रम डाल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक मुझे लगता है कि आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसको 6 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 6 और लिखवाएंगे आपको, और 6 के 6 हम थोड़ा सा आपको कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर हो जाए पढ़ाते पढ़ाते समय ही, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा इसको इरेज कर लें, थोड़ा सा इरेज कर लें दोस्तों, चूँकि दस्ती से इरेज करना पड़ रहा है इसलिए दोस्तों हल्का सा प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे अगर हल्का सा भी वाटर रहेगा, हल्का सा भी पानी रहेगा तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, अगला दोस्तों सतवां जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए पूछ लिया ज्ञानम कुत्र संभवति। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, ये क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया। ज्ञानम कुत्रम संभवति, ज्ञान को कुत्र कहाँ, माने कुत्र माने होता कहाँ, ज्ञान कहाँ संभव है। तो आप जहाँ ये कुत्र दिया है ना, तो इस कुत्र को हटा करके इसकी जगह पे लिख दीजिएगा सर्वत्र। क्या लिख देंगे, सर्वत्र। ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान हर जगह संभव है। भाई ज्ञान कहाँ कहाँ मिल सकता है, आप पढ़ाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सिंपल से बताइए ना, पढ़ाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आप छत पे कर सकते हैं, आप अपने कमरे में बैठ करके कर सकते हैं, बेड पे लेट करके पढ़ाई कर सकते हैं, घूमते घूमते पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई कहीं भी हो सकती है। तो पूछ रहा है ज्ञान कहाँ कहाँ संभव है, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, तो ज्ञान हर जगह संभव है, ठीक है दोस्तों। अगला है
अगला जो क्वेश्चन है वह है पदेन बिना किम दूरम याति। पदेन बिना किम दूरम याति। बिना पैरों के दूर तक कौन जाता है भाई? बिना पैरों के दूर तक कौन जाता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अमुखा स्फुट वक्ता, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या, एक श्लोक मैंने आपको पढ़ाया कि अब तो दूरगामी चौसाचरो न चपणिता, बिना पैर का है फिर भी दूर तक जाता है, ठीक है। बिना मुख का है फिर भी बोलता है, और जो इसे जानता वही पंडित है। तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि पदेन बिना किम दूरम याति, बिना पैर के दूर तक कौन जाता है। तो यहाँ जो किम है ना, इस किम को हटा के यहाँ कर दीजिए पत्रम, बस हो गया आंसर। पदेन बिना पत्रम दूरम याति, बस हो गया, फुल स्टॉप, खत्म, ठीक है। क्या लिखेंगे? पदेन बिना किम दूरम याति, बिना पैर के दूर तक कौन जाता है? तो बिना पैर के दूर तक कौन जाता है दोस्तों? पदेन बिना पत्रम दूरम याति, बिना पैरों के पत्र दूर तक जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अमुखो अपि, अमुखो अपि, अमुखो अपि कः स्फुट वक्ता भवति। कः स्फुट वक्ता, स्फुट वक्ता भवति। तो ठीक है दोस्तों, अमुखो अपि कः स्फुट वक्ता भवति, बिना मुख के अमुखो अपि कः स्फुट वक्ता भवति। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बिना मुख का है फिर भी साफ साफ बोलता। कौन है वो? बिना मुख के कौन साफ साफ बोलता है? तो अभी पढ़ा है दोस्तों कि बिना मुख के पत्र साफ साफ बोलता है। तो आपको क्या कर देना, अमुखो अपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति। छोटा छोटा सा मिस्टेक है दोस्तों, छोटा छोटा सा एरर है, छोटा छोटा सा आपको पहचानना, एरर नहीं है, छोटा छोटा सा चेंज करना है, जो आपका आंसर बन जाएगा। अमुखो अपि कः स्फुट वक्ता भवति, बिना मुख का कौन साफ साफ बोलता है? तो अमुखो अपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति, बिना मुख के पत्र साफ साफ बोलता है, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों दसवां क्वेश्चन क्या है? भारतीय संस्कृति का संगम स्थली। देखिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का संगम स्थली। भारतीय संस्कृति का संगम स्थली, ठीक है। देखिए, ये पूछ रहा है भारतीय संस्कृति का संगम स्थली, भारतीय संस्कृति किसका संगम स्थली है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दो शब्द ऐड करना है, भारतीय संस्कृति का संगम स्थली किसका। तो यहाँ का के जगह पे आप कर देना सर्वेशाम मतावलंबिनाम, सर्वेशाम, सर्वेशाम मतावलंबिनाम, मतावलंबिनाम, क्या कर देना है दोस्तों? भारतीय संस्कृति सर्वेशाम मतावलंबिनाम, ठीक है। भारतीय संस्कृति सर्वेशाम मतावलंबिनाम संगम स्थली अस्ति, बस हो गया, खत्म, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे? भारतीय संस्कृति का संगम स्थली, तो आपको क्या करना है? भारतीय संस्कृति सर्वेशाम मतावलंबिनाम, भारतीय संस्कृति सर्वेशाम मतावलंबिनाम, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? विश्वस्य स्रष्टा कः, विश्वस्य, विश्वस्य स्रष्टा कः, विश्व का सृष्टि का निर्माण कारक कौन है? विश्व का सृष्टि का निर्माण कारक कौन है? सृष्टि का निर्माण कौन क्या है? कौन किया है? भगवान किया है। तो आप कहेंगे विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः, विश्वस्य स्रष्टा कः की जगह क्या कर देंगे? ईश्वरः, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक इव अस्ति, एक ईश्वरः अस्ति कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व से सृष्टा ईश्वरः अस्ति, यानी सृष्टि के निर्माण कारक कौन है भाई? विश्व की सृष्टि के निर्माण कारक कौन है? तो सृष्टि के निर्माण कारक कौन है? ईश्वर है। तो आप कहेंगे विश्व से सृष्टा ईश्वरः अस्ति, विश्व से सृष्टा ईश्वरः अस्ति, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों संस्कृत का, भारतीय, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते, कीदृशी वर्तते, भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते। देखिए, यहाँ पे भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तित से दिया है ना, कीदृशी को हटा करके यहाँ पे क्या कर देना? सदा गतिशीला, सदा गतिशीला, क्या कर देना है दोस्तों? सदा गतिशीला वर्तते। भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील रहने वाली है, ठीक है। तो क्या करना है? भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते, तो कीदृशी को हटा करके क्या कर देना है दोस्तों? सदा गतिशीला कर देना। भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, तो आप बताएंगे दोस्तों ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान हर जगह संभव है। पदेन बिना किम दूरम याति, बिना पैर के दूर तक कौन जाता है? तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, किम के स्थान पे क्या कर देंगे? पत्रम कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमुखो अपि कः
स्फुट वक्ता भवति, बिना मुख के साफ साफ कौन बोलता है, तो अमुखो अपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति। और अगर आपसे अगला पूछ ले दोस्तों भारतीय संस्कृति का संगम स्थली, तो आप बताएंगे दोस्तों भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबिनाम संगम स्थली। अगला आपसे पूछ ले कि विश्वस्य स्रष्टा कः, विश्व की सृष्टि के निर्माण कारक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सृष्टि के निर्माण कारक ईश्वर है, तो विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः अस्ति। और अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते, भारतीय संस्कृति क्या है, तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये 12 के 12 जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे 4 नंबर का। ठीक है दोस्तों, मैंने 12 के 12 के क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा क्लियर करा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, श्लोक आता है। श्लोक क्या है भाई, पोएम आप समझते हैं ना, श्लोक क्या है दोस्तों, पोएम, कविता। कविता आपको पता है कि संस्कृत में पोएम आता है, इसमें संस्कृत में, ठीक है, अनिवार्य संस्कृत जो लेसन है ना, तो अनिवार्य संस्कृत वाले लेसन से पोएम आता है। तो आप 2 पोएम याद करेंगे, क्यों, वजह बता रहे हैं। हम अभी आपको 2 पोएम लिख के दिखा दे रहे हैं, ठीक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं उसको। 2 पोएम वजह क्यों है, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक पोएम हमने कह दिया, अपदो दूरगामी च साक्षरो, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, च साक्षरो न च पंडितः, न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता, अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति, च यो जानाति, अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति सः पंडितः, अमुखो स्फुटवक्ता च यो जानाति सः पंडितः। ठीक है दोस्तों, एक पोएम ये है, एक पोएम ये याद कर लीजिएगा। एक और आसान है दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ठीक है, एक पोएम याद कर लीजिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। ठीक है दोस्तों, ये 2 पोएम है। इन 2 पोएमों को आप याद कर लीजिएगा। रीजन क्यों है, पोएम आता है श्लोक लिखने के लिए दोस्तों 2 नंबर का। 2 पोएम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए सॉरी दोस्तों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। कह रहा है कि अगर पोएम आ गया, अगर मान लीजिए क्या आ जाए, पोएम आ जाए और श्लोक आता है, तो श्लोक अगर आ गया तो श्लोक को कैसे लिखेंगे, श्लोक को कैसे लिखेंगे दोस्तों, आप श्लोक को कैसे लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे कि अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति सः पंडितः। अगर ये ही आ गया तो आप दूसरा लिख लीजिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप एक पोएम याद करके गए, वही पोएम आ गया संदर्भ लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि वह लाइन कॉपी ना करें जो इस प्रश्न पत्र में दे दिया गया हो। ठीक है, तो मान लीजिए वही दे देगा और एक पोएम आप याद करके गए हो, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि 2-2 लाइन का 2 पोएम याद कर लीजिएगा। इससे भी आसान अगर आपके सिलेबस में होगा तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत आसान है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, एक ये याद कर लीजिए और एक याद कर लीजिए। इससे भी कोई आसान होगा तो जरूर याद कर लीजिएगा। ये 2 नंबर का आता है दोस्तों, श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा 2, और 2 नंबर एकदम आपको दिला देंगे कि अगर आप श्लोक सही से लिख दिए तो 2 का 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों, लगभग दोस्तों मैंने आपको करा दिया 41 नंबर।
ठीक है दोस्तों, 41 नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया, 50 में मैंने आपको 41 नंबर पढ़ा दिया। अब 9 नंबर का क्या आता है दोस्तों, इस पे बच्चे जो हैं बहुत कम फोकस करते हैं, फोकस करते क्या, करते ही नहीं है ठीक है, जो सबसे ज़्यादा नंबर का होता है उस पर फोकस ही नहीं करते हैं सब। होता क्या है, आपको पता है दोस्तों कि आपके सिलेबस में आता है निबंध लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, निबंध लिखने के लिए। आपके सिलेबस में आता है निबंध लिखने के लिए दोस्तों, और निबंध आता है दोस्तों 9 नंबर का, बहुत ज़्यादा नंबर का है दोस्तों। 9 नंबर कुछ कहलाता है, और 9 नंबर एक पेज नहीं मिलता है। 9 नंबर अगर आप एक पेज लिखते हैं तो एक पेज पे 9 नंबर नहीं मिलता है। 9 नंबर पाने के लिए दोस्तों 2.5 पन्ने, 3 पन्ने लिखने पड़ेंगे, 3 पन्ने, 4 पन्ने, तब आपको 9 में 8, 8.5, 7 नंबर ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे नहीं मिलेगा, और उतना लिखने के लिए आपके पास थॉट होना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ निबंध में कुछ इंपॉर्टेंट है जो 9 नंबर के आते हैं, बार बार जो पूछे जाते हैं, वो कुछ मैं आपको निबंध बता रहा हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों आता है पर्यावरण प्रदूषण से, पर्यावरण प्रदूषण से, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, दूसरा है आतंकवाद से, आतंकवाद, आतंकवाद, और आतंकवाद का क्या कारण है, ठीक है, इसका क्या निवारण है, कैसे इसका निवारण किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो आता है जनसंख्या से, अगला जो आता है जनसंख्या से, फिर अगला जो है बेरोजगारी से। ये कुछ की आपको बता रहे हैं, इनमें से एक आध हिस्से आपको मिल जाएंगे बेरोजगारी से, 5 हिस्से हम आपको बता रहे हैं बेरोजगारी से। और अगला है कोविड-19 से, कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस से। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ सेकंड दोस्तों होल्ड करिएगा, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, क्योंकि काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो प्यास लग गया है। हाँ, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये कुछ ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं। निबंध आता है 9 नंबर का हाई स्कूल बेस पे, और हाई स्कूल बेस पे ये 5 जो एस्से मैंने आपको लिखवाए हैं, इन 5 एस्से में से कोई एक एस्से लगभग लगभग आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। जैसे मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण है, आतंकवाद है, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या है, बेरोजगारी है, कोरोना वायरस है। अब पर्यावरण प्रदूषण क्या है दोस्तों, देखिए पर्यावरण क्या होता है आप जानते हैं, जो हमारे चारों तरफ है परिधन आवरण। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, जो हमारे चारों तरफ से वातावरण ढका ढका हुआ है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, और इसका मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है परिधन आवरण। ठीक है, और आपको पता है कि पर्यावरण प्रदूषण की मतलब क्या क्या, आज के हमारे समय में लोग पर्यावरण को इतना दूषित कर दिए हैं कि हमारा जो हवा है भाई, जो हम सांस लेते हैं वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लोग मास्क लगा रहे हैं, लोग इनहेलर ले रहे हैं, ऐसी कुछ समस्याओं का मतलब ऐसी चीज़ें आ रही हैं। फिर उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, मतलब पर्यावरण कितने प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार के फैलते हैं भाई, पर्यावरण से होने वाले क्या क्या मतलब कौन कौन से प्रदूषण फैलते हैं, तो आप बताएंगे भाई जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, कुछ ऐसे पर्यावरण के प्रदूषण हैं जो आप बताएंगे, और इनके बारे में लिखेंगे कि जल प्रदूषण से क्या क्या होता है, जल प्रदूषण कैसे फैलता है। आप बताएंगे भाई कि लोग बहुत ज़्यादा कम पानी के इस्तेमाल, कम जगह मतलब क्या होता है कि कम पानी के स्थान पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, नालियों की सफाई नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से जल प्रदूषण होता है। और ये भी देखा जाता है कि गाँव में जो है गड्ढे वड्ढे ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर भी पानी दिखाई देता है, और वहाँ पर भी मच्छर, ठीक है, मच्छर और डेंगू ऐसी कुछ मलेरिया टाइप का बीमारी फैलता रहता है। ये जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी होंगी। और जैसे मान लीजिए ध्वनि प्रदूषण क्या है दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि लोग डीजे उजे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें साउंड ज़्यादा होता है, और उससे क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। जबकि आप जानते हैं मनुष्य की जो कान की क्षमता है वो 70 डेसिबल साउंड तक सुन सकता है, उससे ज़्यादा सुनेगा तो वो बहरा होने लगेगा। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, हार्ट बीट बढ़ने लगती है। ठीक है, ये जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है दोस्तों, लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, और पेड़ पौधे हरे जो पेड़ पौधे काट रहे हैं, लगा कम रहे हैं, काट ज़्यादा रहे हैं। इस वजह से ऑक्सीजन का लेवल दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, अस्थमा की बीमारी हो जा रही है लोगों को, जैसे आप दमा कहते हैं। ठीक है, सांस लेने सांस फूल रहा है, तो ऐसे लोगों की ऐसी बीमारियां हो रही हैं। तो ये जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण हो गया। ठीक है, उसके बाद मृदा प्रदूषण भी होता है। हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों, कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ में होता क्या है कि प्लास्टिक
कभी मरता नहीं है। बहुत सिंपली कहा जाए तो प्लास्टिक कभी नहीं मरता, कभी नहीं। और प्लास्टिक होता क्या है कि उसे जिस भी चीज़ में डाला जाए वो उस चीज़ में फॉर्म हो जाता है। जैसे प्लास्टिक आपने यूज किया, प्लास्टिक को जला दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अगर प्लास्टिक को आप पॉलीथीन को क्या करिए, ज़मीन में फेंक दीजिए, तो उतने उतने हिस्से का क्या करता है, वो उतना हिस्से का जो मिट्टी होता है उसे ले लेता है, ढक लेता है। इस वजह से वहाँ कुछ होने नहीं देता है। तो ये प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे क्या करता है, मृदा को प्रदूषित कर देता है, मृदा को दूषित कर देता है। इसके अतिरिक्त हम खेतों में क्या करते हैं, खाद का छिड़काव करते हैं। आजकल अपने खेतों में देखिएगा दोस्तों कि बिना खाद के कुछ होता ही नहीं है। बिना खाद के आप खेत एक साल बो के देख लीजिए, कुछ हो जाए तो बताइए। भाई बहुत सिंपली बात है। अब खाद हम अपनी भूमि को, अपने खेतों को इतना बना दिए हैं, इतना बंजर कर दिए हैं कि बिना खाद के कुछ उगेगा ही नहीं। और उगेगा भी तो बहुत नॉर्मल उगेगा, जो आपके खाने भर का ही नहीं होगा। इसलिए खादों से हमने भूमि की उर्वरक क्षमता को क्या कर दिया, नाश कर दिया। और इसका कैसे आप निवारण कर सकते हैं, प्रदूषण को कैसे आप रोक सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, कम पानी का इस्तेमाल करिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करिए, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण कम करिए, और ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करिए, ठीक है। ऐसी चीज़ों का आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आतंकवाद। आतंकवाद क्या है, आतंकवाद के कारण और निवारण, ठीक है। तो आतंकवाद देखा जाता है दोस्तों कि जैसे किसी को सताया जाता है। आतंकवादी आदमी बनता क्यों है, कई कंडीशन होते हैं आतंकवादी बनने के। तो आतंकवादी जो होता है, चूंकि कोई सताया हुआ प्राणी, कोई सताया हुआ इंसान जो है वो आतंकवादी बन जाता है। आतंकवादी बनते क्यों हैं दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि विद्यालय से ही, जैसे मान लीजिए विद्यालय हुआ, चाहे कहीं कुछ और ऐसा चीज़ हुआ कि जैसे नौकरी हुआ, बच्चा बार बार ट्राई कर रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, और ट्राई करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिल रहा है। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक लो लेवल का लड़का है और वो जॉब नहीं पा रहा है, जो एक लो लेवल का लड़का पढ़ने में कमज़ोर है, फिर भी जॉब पा गया, और तेज़ फिर भी जॉब पा गया, लेकिन जो एक तेज़ तर्रा लड़का है अगर वो जॉब नहीं पाता है, तो देखा क्या जाता है, ऐसे कंडीशनों में देखा जाता है कि उसको उससे ईर्ष्या होने लगती है, और धीरे धीरे ये एक आतंकवाद का रूप लेने लगता है। इसका निवारण कैसे हो सकता है दोस्तों? आप इसका निवारण भी कर सकते हैं। भाई पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार लाइए, लोगों को समझाइए, ठीक है। और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा तो जो जिस योग्य है उसको उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको नौकरी वोकरी दिया जाए, ठीक है दोस्तों। जनसंख्या क्या है दोस्तों? ये तो आपको पता है कि जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है लगातार, एकदम एकदम। ये जो है इंडिया एकदम ऐसा, हर इंसान, किसी के अंदर कोई वो क्षमता है ही नहीं भाई कंट्रोल करने वाली, प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। और आप जानते हैं कि जनसंख्या इतना तेज़ी से बढ़ेगा, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब इंसान इंसान को मार के खाएगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जनसंख्या इतना तीव्र गति से हम बढ़ा रहे हैं कि आने वाले समय में एक एक हिस्से के लिए, एक एक ज़मीन के टुकड़े के लिए इंसान इंसान को मारने लगेगा। और वैसे मार होता भी, आप देखते हैं। तो जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे वर्तमान समय में जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ा है कि मुझको लगता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो था वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पे था, लेकिन जब अब जनगणना होगा तो पहले नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जनसंख्या है। बेरोजगारी क्या है दोस्तों? आप बेरोजगारी से वाकिफ़ हैं? आपको पता है कि जितना हिंदुस्तान के लोग बेरोजगार हैं उतना ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, ठीक है दोस्तों। हिंदुस्तान में इतने बेरोजगार भरे पड़े हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, निठल्ले ऐसे घूमते रहते हैं चौराहों पर, ऐसे बहुत सारे जगहों पे आपको दिखाई देते रहेंगे। जितना हिंदुस्तान में बेरोजगार है टोटल, उतनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। ये बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है। तो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि भाई प्राइवेटाइज करिए, चाहे किसी को कुछ भी जॉब दीजिए, जॉब दिया जाए तो ताकि वो भी भाई रोजगार कुछ कर सके, 2-4 हज़ार की नौकरी कर सके, ठीक है। तो बेरोजगारी पे लिखना है। अगला दोस्तों, ये आपको पता है कि ये कोरोना वायरस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि ये पिछले साल ये एक महामारी आई थी अपने हिंदुस्तान में। ये जो महामारी आई थी, अभी कुछ दिन पहले भी लगभग सुनने में आ रहा था कि ये महामारी अभी आ ही रहा है, चल ही रहा है। तो ये जो महामारी आई थी चीन के वुहान शहर से, ठीक है दोस्तों। चीन के वुहान शहर से आया था, और जब यहाँ पे आया था तो पूरा दहशत मच गया। और आप जानते हैं कि इससे कैसे वाकिफ़ हैं, इससे क्या बचाव किया जा सकता है, ठीक है। कोरोना वायरस से आप बचने के लिए क्या क्या, मतलब कैसे आप इसको रोक सकते हैं, ये कैसे फैल रहा था। मतलब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए भाई, हाथों को सैनिटाइज करिए, कहीं बाहर चाहे तो हाथ मुंह पैर धुल करके आइए, ठीक है। और मतलब 2 गज दूरी रहना है ज़रूरी, ऐसे कुछ नियम का इस्तेमाल करिए भाई, सबसे दूर रहिए, भीड़ भाड़ वाले जगहों पे कम जाइए। ऐसी चीज़ों से आप इस्तेमाल करिए, आप कोरोना वायरस से आसानी से बच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्से हैं जो आपको 9 नंबर के पूछे जाते हैं। इन 5 एस्सों में से कोई ना कोई एक एस्से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपको मैंने पढ़ा दिया 50 नंबर दोस्तों, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। 20 नंबर का और दोस्तों हमें पढ़ाना है ऑब्जेक्टिव, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जानते हैं कि एक ट्रिक मार दिए तो तुरंत सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों एकदम आसान है, क्योंकि लोग थोड़ा सा वो हो गया है भाई,
कि बहुत कठिन है, पता नहीं कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, ये वो दुनिया भर का, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो बेसिकली बहुत ही आसान है, क्योंकि 10 नंबर का तो बिल्कुल आसानी है। ऑब्जेक्टिव आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और ऑब्जेक्टिव में आता क्या है, सबसे पहला चीज़ ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्तों उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है दोस्तों? कुछ उपसर्ग हैं, जैसे मान लीजिए आपको हमने कह दिया सु है, प्रति है, अधि है, सु है, प्रति है, अधि है, उप है, अन है, परि है, उप है, अन है, परि है, उप है, अन है, परि है, आ है, ऐसे कुछ है शब्द, मान लीजिए कुछ शब्द है। और इसमें पूछता कैसे, पहले ये जान लीजिए। पहले तो आप उपसर्ग समझिए, उपसर्ग क्या है। हम तो कोई चूंकि ये किताबी लैंग्वेज में नहीं आपको बताएंगे, बहुत सिंपल आपको बताएंगे। उपसर्ग क्या है? जिसके आगे जुड़ा हो, बहुत सिंपल सी बात है। उप माने उ माने आ, आप ऐसे समझिए ना, उप माने आगे का, जिसके आगे का जुड़ा हो वही उपसर्ग है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कह दिया, एक शब्द आपको दे दिया परिवार, परिवार में उपसर्ग है, ऐसे मैंने आपको एक शब्द दिया, परिवार में उपसर्ग है, और ऑप्शन में मैंने दे दिया परिवार, यहाँ ऑप्शन में दे दिया परिवार, इसमें दे दिया परि, और इसमें दे दिया अध, ऐसे कुछ ऑप्शन में दे दिया अध, अधि, ठीक है, ऐसे दे दिया। तो इसमें अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि इसमें परिवार में कौन उपसर्ग है, तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि उपसर्ग होता क्या है कि जिसके आगे जुड़ा हो। ये बताइए परिवार शब्द में आगे क्या है? परि, यही आगे है ना, तो परि आगे है तो यही क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग पहचान लेंगे। जैसे मान लीजिए एक और शब्द लेते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एक और शब्द लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया उपवन में उपसर्ग है, उपवन में उपसर्ग है। जैसे एक शब्द मैंने कह दिया उपवन में उपसर्ग है, जैसे इसमें हमने कह दिया उप, ठीक है, अन, अन, जैसे मैंने कह दिया वन, सु, ऐसे कुछ शब्द दे दिए। तो मैंने आपको क्या बताया उपसर्ग? उपसर्ग क्या है दोस्तों? जिसके आगे जुड़ा हो। एक बार फिर से जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट इसमें कोई एक शब्द पूछेगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें पूछ लेगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय पहचान, सॉरी प्रत्यय हमने कह रहे उपसर्ग, इसमें पूछ लेगा कि कौन सा उपसर्ग है, तो आप कैसे पहचानेंगे दोस्तों? उपसर्ग माने आगे का दिया है, उपसर्ग माने आगे का दिया है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उपमन, उपवन, वन है ना, वन तो पीछे भाई, आगे क्या है? उप, उप क्या है? यही उपसर्ग है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है दोस्तों? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उपसर्ग क्या कहते हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। उपसर्ग माने जो आगे का दी, ठीक है दोस्तों। उपसर्ग माने क्या होता है? जो आगे का दिया है, आगे का दिया है। जैसे मान लीजिए अधिगम शब्द है, अधिगम, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अधिगम में कौन सा उपसर्ग है, तो आप जानेंगे दोस्तों अधिगम, गम पीछे है और आगे क्या है? अधि, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? अधिगम। इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? अधि। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया प्रतिहार, प्रतिहार में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग होगा? सॉरी दोस्तों, रात का टाइम है और चूंकि ठंडा काफ़ी ज़्यादा है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कह दिया प्रतिहार में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग होगा प्रतिहार में? प्रतिहार में कौन सा उपसर्ग होगा? जैसे मान लीजिए प्रतिहार, हार शब्द पीछे दिया है, प्रति शब्द आगे दिया है, कौन सा उपसर्ग बन जाएगा? प्रति। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया अनवरत, अनवरत में कौन सा उपसर्ग है? अन, अन शब्द आगे तो यही उपसर्ग हो गया। जैसे मैंने कह दिया कि अभिलाषा, अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? अभिलाषा, तो अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी शब्द आगे यही क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उपसर्ग क्या है? जिसके आगे जुड़ा हो। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? जिसके आगे जुड़ा हो उसी को हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। उपसर्ग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? ये भी आसान है दोस्तों। प्रत्यय क्या है? 1 नंबर का ये भी आता है। तो प्रत्यय है क्या? जिसके पीछे जुड़ा हो। भाई उपसर्ग आगे है तो प्रत्यय पीछे होगा। प्रत्यय क्या होगा? पीछे होगा। प्रत्यय क्या होगा? पीछे होगा। कुछ प्रत्यय है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया ई प्रत्यय हो गया, ठीक है, पन प्रत्यय हो गया,
इक प्रत्यय हो गया, वा प्रत्यय हो गया, त्व प्रत्यय हो गया, आई प्रत्यय हो गया, ठीक है, आवट प्रत्यय हो गया, कुछ प्रत्यय है। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं अपनापन, अपनापन में प्रत्यय है, अपनापन में प्रत्यय है, तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, प्रत्यय माने पीछे। देखिए फिर एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रत्यय है क्या। प्रत्यय माने क्या होता है दोस्तों, प्रत्यय माने होता है पीछे का, जिसके पीछे का जुड़ा होगा, जिसके पीछे का जुड़ा होगा वो क्या होता है, वही प्रत्यय होता है। ये बताइए अपनापन में कौन सा शब्द है जो पीछे जुड़ा है, तो अपनापन में आपने देखा कि अपनापन में क्या जुड़ा है, पन, तो पन शब्द पीछे जुड़ा है तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, पन शब्द हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया महत्व, महत्व, तो इसमें कौन सा शब्द पीछे जुड़ा है, आपने कहा सर इसमें त्व शब्द जुड़ा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, त्व शब्द हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया घबराहट, 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 तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, हट प्रत्यय हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने कह दिया मिठाई, 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 इसमें क्या आ रहा है, मिठाई, आई, क्या शब्द आ रहा है, आई, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, आई। अब इसमें ठाई प्रत्यय नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी वर्ड में ऑलरेडी उसमें अ रहता है, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड बिना बिना अ के थोड़ी बनता है, कोई भी अक्षर जो है वो बिना अ के नहीं बनता है, अ के मैच से ही वो वर्ड का निर्माण होता है। तो इसमें क्या हो गया, आई प्रत्यय। आप पहचान लेंगे दोस्तों। जैसे मैंने अगर आपसे कह दिया, जैसे मैंने आपको कह दिया सनसनाहट, सनसनाहट, इसमें कौन सा प्रत्यय है, आहट, कौन सा प्रत्यय हो गया, आहट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि बनावट, 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 इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, देखिए आवट, आवट शब्द आ रहा है ना, आवट, इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, आवट प्रत्यय हो गया। प्रत्यय कैसे पहचानेंगे दोस्तों, जिसके पीछे का जुड़ा होगा, प्रत्यय क्या होगा, जिसमें पीछे जुड़ा होगा, जिसमें क्या होगा, पीछे जुड़ा होगा, उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ये आधा हमको लगता है कि तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास होने को जा रहे हैं क्लास, और आई थिंक मुझे लगता है कि हल्का फुल्का ये सर में पेन हो रहा है। तो प्रत्यय समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड करते हैं। प्रत्यय क्या है, जिसके पीछे का दिया होगा, और जो पीछे दिया होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, समास। समास क्या है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। समास, समास भी आता है 1 नंबर का, और आपके सिलेबस में 2 ही समास है दोस्तों, एक है द्वंद्व समास और एक है द्विगु समास, एक है द्वंद्व समास, एक है द्विगु समास। देखिए दोस्तों, द्वंद्व और द्विगु की पहचान क्या है, हम बहुत आपको सिंपल्स में बताएंगे कि द्वंद्व समास और द्विगु समास कैसे पहचानेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि इनमें ये एक शब्द दे दिया और इस शब्द में कौन सा समास है, कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास का ट्रिक क्या है, अगर किसी भी 2 शब्दों के बीच में डैश दे दिया वही द्वंद्व समास है। अगर किसी भी चीज का अगर क्या हो, पहला शब्द संख्यावाचक हो, कोई शब्द हो और पहला शब्द संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, तो उसे हम कहेंगे क्या, द्विगु समास, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, मान लीजिए हमने कह दिया भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, और मैं आपसे पूछ लूं कि इनमें कौन सा समास है, तो मैंने आपको क्या बताया, भाई बहन। मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी शब्द के बीच में क्या आ जाए, शब्द के बीच में क्या आ जाए, डैश आ जाए। देखिए भाई बहन शब्द के बीच में क्या आ गया, डैश आ गया, तो डैश आ गया तो कौन सा समास बना, द्वंद्व समास बना। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने कहा दिया माता पिता, माता पिता, कौन सा समास आ गया भाई, द्वंद्व समास आ गया। क्यों आया, क्योंकि डैश आ गया, डैश आ गया तो कौन सा समास बनेगा, द्वंद्व समास बनेगा। क्लियर दोस्तों। जैसे मैंने कह दिया पति पत्नी, पति पत्नी, ठीक है दोस्तों। पति पत्नी, पति पत्नी में कौन सा समास है दोस्तों, यहाँ देखिए डैश आ गया, तो डैश आ गया तो कौन सा समास होता है दोस्तों, डैश आ गया तो ये कौन सा समास होता है, डैश आ गया तो ये आपका बन गया द्वंद्व समास। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, द्वंद्व समास कब होता है, अगर किसी भी शब्दों के बीच में डैश आ जाए तो वो बन जाता है द्वंद्व समास। द्विगु समास कब बनेगा, द्विगु समास तब बनता है दोस्तों जब किसी भी शब्द का पहला जो शब्द है वो संख्यावाचक हो,
पहला शब्द क्या हो, संख्यावाचक हो। जैसे मैंने कह दिया त्रिकोण, त्रिकोण, त्रिकोण का अर्थ क्या होता है, तीन कोणों का समूह, तीन कोणों का समूह। अब देखिए त्रि से तीन का बोध हो गया, तो ये संख्या से बोध हो गया, संख्या का बोध हो गया तो क्या हो गया, द्विग समास। जैसे मैंने कह दिया चौराहा, 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 चौ से क्या बोध हो गया, चार, चौ से क्या बोध हो गया, चार, चार राहों का समूह। और आपके सिलेबस में अगर इसको भी कन्फ्यूजन है, अगर आपके सिलेबस में अगर इनको पूछता है तो आप बहुत सीधा सीधा बात है दोस्तों, तो ये तो है भाई, एक द्वंद्व है और एक द्विग है। तो एक जो द्वंद्व है और एक जो द्विग है, अगर द्वंद्व नहीं होगा तो द्विग होगा, बात खत्म, सीधा सीधा बात। जैसे मान लीजिए दो ये ठो है आपके सिलेबस में, ये तो द्वंद्व पढ़ना है या तो द्विग पढ़ना है भाई। वैसे समास तो ज़्यादा होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में दो ही समास है, द्वंद्व समास, द्विग समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या है, जिसका दो शब्दों के बीच डैश दिया हो, द्वंद्व समास है। अगर द्वंद्व समास नहीं होगा तो द्विग पे कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि दो ही है, द्वंद्व नहीं होगा तो द्विग होगा। क्लियर। फिलहाल मैंने आपको बता दिया द्विग की पहचान क्या है, कि जिस शब्द का पहला शब्द संख्या से शुरू हो वो क्या होता है, वो होता है द्विग। और अगर किसी दो शब्दों के बीच में डैश आ गया तो द्वंद्व बन गया। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। आई होप दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आई होप दोस्तों कि मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुझे लगता है कि आपने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा दोस्तों। वो कहते हैं ना दोस्तों, एक हेलो हो गया दोस्तों, इरेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समास हो गया दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है आपका क्या, अगला जो टॉपिक है वो आपका है अगला टॉपिक है दोस्तों अलंकार। अलंकार, ठीक है दोस्तों। अलंकार होता क्या है दोस्तों, अलंकार क्या है, अलंकार दोस्तों आपको तीन अलंकार पढ़ने हैं, उपमा, उपमा, दूसरा पढ़ना है रूपक, रूपक, और तीसरा पढ़ना है उत्प्रेक्षा। क्या पढ़ना है दोस्तों, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये तीन अलंकार के बारे में हमें ज्ञान लेना है, ये तीन अलंकार के बारे में हमें जानना है, ये तीन अलंकार हैं क्या। ठीक है दोस्तों, तो इन तीन अलंकारों को जानते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ बातें जरा सा अलंकार के बारे में जान लीजिए कि अलंकार है क्या। और वैसे तो बहुत डिटेल हम अगर कहें तो बहुत डिटेल भी बता देंगे आपको। देखिए दोस्तों, पहला चीज़ अगर आ जाए कि अलंकार किसे कहते हैं, तो आपको जानना है कि शोभापरक शब्दों को अलंकार कहते हैं, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। दूसरा चीज़ अगर आपसे पूछ ले कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के दो भेद होते हैं दोस्तों, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार होता है। अगर आपसे पूछ ले कि समान गुणधर्म के आधार पर अगर समानता बचाए तो कौन सा अलंकार होता है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि रूपक अलंकार के कितने भेद हैं, रूपक अलंकार के कितने भेद हैं, तो वो रूपक अलंकार के कितने भेद हैं दोस्तों, तीन भेद होते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ बातें पहले से मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। अलंकार कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, शब्दा, और एक होता है अर्था। कौन कौन से अलंकार होते हैं, शब्दा और अर्था, ये दो अलंकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछ ले कि भाई अलंकार होता क्या है, तो आपको बताना है कि काव्य का जो शोभा बढ़ाए, ठीक है, वही अलंकार है, या तो शोभा परक शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अलंकार तीन पढ़ने, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार क्या है, उपमा अलंकार क्या है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार किसे कहेंगे दोस्तों, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं, जैसे एक एग्जांपल दे दूं, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, राधा के चरणों की तुलना मैंने गुलाब के पंखुड़ियों से कर दिया, समान कर दिया, इसी वजह से वो कौन सा अलंकार बन गया,
वो आपका बन गया उपमा अलंकार। ठीक है दोस्तों, उपमा अलंकार क्या है? समान गुणधर्म के आधार पर किया जाए। क्या? समान गुणधर्म के आधार पर किया जाए, समान गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, अगर किसी की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर होता है तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों? जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप, मुझे लगता है कि आपको उपमा अलंकार बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है, रूपक अलंकार क्या है दोस्तों? जब उपमेय में उपमान की क्या हो? संभावना हो। जब उपमेय में उपमान की संभावना, ये याद रखना है कि जब उपमेय में क्या हो? उपमान की संभावना हो। उपमेय में उपमान की संभावना हो। संभावना क्या हो? संभावना हो। जब उपमेय में उपमान की क्या हो? संभावना हो। ठीक है, रूपक अलंकार क्या है दोस्तों? जब उपमेय में उपमान की संभावना होगा तो वहां पे ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, रूपक अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों? ओह दोस्तों, एक चीज़ मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ है थोड़ा सा जान लीजिए। संभावना नहीं होता है, संभावना अगर होगा तो वो उत्प्रेक्षा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जब उपमेय में उपमान का क्या हो? भेद रहित आरोप हो। भेद रहित आरोप। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मिस्टेक हो गया था, उसको सुधार लीजिएगा दोस्तों। देखिए, रूपक अलंकार क्या है? जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। उपमेय क्या होता है दोस्तों? जिसकी तुलना हो। अगर किसी की तुलना कर रहे हैं हम किसी से तो वो होता है उपमेय। उपमान क्या है? जिससे तुलना हो, किसी से तुलना कर रहे हैं तो होता है क्या? उपमान। जैसे मैं अगर कह दूं कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। अगर तुम्हारा जो मुखड़ा जैसा चेहरा है, अगर मैं उसे चंद्रमा जैसा चेहरा मैं उसे देख लेता तो मेरे मन का सागर क्या होता? लहरा जाता। तो ऐसे में क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान का क्या हो? भेद रहित आरोप किया जाए। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो आपको ये भी आता है, चूंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि रूपक अलंकार के कितने भेद हैं, तो आपको याद करना है दोस्तों, रूपक अलंकार के कितने भेद हैं? तो रूपक अलंकार के दोस्तों 3 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? तो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना हो। यहाँ पे क्या होगा? उपमेय में उपमान की संभावना हो। अगर भेद रहित आरोप आएगा, संभावना हो, अगर भेद रहित आरोप की बात आएगी तो वो रूपक अलंकार बनेगा। लेकिन अगर संभावना की बात आती है, क्या बात आती है? संभावना की बात आती है, तो बनता है आपका कौन सा अलंकार? वो बन जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जब उपमेय में उपमान की संभावना होगा तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार बनेगा। जैसे मैंने अगर एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मन सैल पर आतप प्रियो प्रभात। ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल है जो आपको आ जाता है, मानो जानो जन मनो जयो। मानो जानो जन मनु जयो, ये भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये अलंकार क्लियर होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और इसमें पढ़ना आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा क्या है? समान गुण धर्म के आधार पर जब किसी की तुलना की जाए तो उपमा अलंकार है। रूपक क्या है? रूपक अलंकार जो है उसके 3 भेद होते हैं। और रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वो रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा क्या है? जब उपमेय में उपमान की क्या हो? संभावना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसी को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप, मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटाते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है? अगला है दोस्तों तत्सम। तत्सम शब्द आता है दोस्तों। तत्सम क्या आता है? कुछ शब्द मैं आपको लिख रहा हूँ, तत्सम तद्भव। ठीक है, तो वो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आता क्या है तो उसको जान लीजिए दोस्तों। तत्सम क्या है? जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं तत्सम शब्द, जैसे मान लीजिए, इसको नोट करके याद कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए, अंधा, आँख, आँख, ईख, ईख, कुंभकार, कुंभकार। ठीक है, कार्तिक,
कार्तिक, खेत, खेत, ठीक है दोस्तों, खेत। उसके बाद गांव, गांव, अंगूठा, अंगूठा, आम, आंसू, आंसू, अक्षर, अक्षर, उल्लू, उल्लू, कान, कान, कान हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कपूर, कपूर, खंभा, खंभा, तालाब, तालाब, कुआं, कुआं, कपड़ा, खीर, खीर, ठीक है दोस्तों। गेहूँ, गेहूँ, ठीक है। मक्खी, मक्खी, नखत, नखत, हाथी, हाथी, ठीक है दोस्तों। ये कुछ कीवर्ड हैं जो बार बार आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका थोड़ा सा तत्सम है, तद्भव जान लीजिए। तत्सम तद्भव आता है तो अंधा का क्या होता है? अंध। अंधा का क्या होता है? अंध, ठीक है। आंख का क्या होता है? आंख का होता है अच्छी। आंख का क्या होता है? अच्छी। ईख का क्या होता है? ईख का होता है इच्छू, इच्छू। कुंभकार का क्या होता है? कुम्हार, कुम्हार, ठीक है। कार्तिक का क्या होता है? कार्तिक, कार्तिक। खेत का क्या होता है? क्षेत्र, क्षेत्र। गेहूं का क्या होता है? गोधुम, गोधुम। हाथी का क्या होता है? हाथी का होता है हस्ती, हस्ती, ठीक है दोस्तों। कपूर का कर्पूर, कर्पूर। खंभा का स्तंभ, स्तंभ। तालाब का ताड़ाग, कुआं का कूप, कपड़ा का वसट, खीर का क्षीर, क्षीर। मक्खी का मच्छिका, मच्छिका। मक्खी का क्या होता है दोस्तों? मच्छिका। गांव का क्या होता है? ग्राम, ग्राम। अंगूठा का क्या होता है? अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ। आम का क्या होता है? आम्र। आंसू का क्या होता है दोस्तों? आंसू का क्या होता है? अश्रु, अश्रु। अक्षर का आखर, आखर। उल्लू का उल्लुक, उल्लुक। कान का होता है कर्ण। नखत, नखत का होता है नक्षत्र, नक्षत्र। ये कुछ कीवर्ड है दोस्तों, तत्सम तद्भव, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। ये 1 नंबर का जरूर आता है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से जान लीजिए। अंधा का होता है अंध। अंधा का क्या होता है? अंध। आंख का होता है अच्छे। ईख का होता है इच्छु। कुंभकार का होता है कुम्हार। कार्तिक का होता है कार्तिक। खेत का होता है क्षेत्र। गेहूं का होता है गोधूम। हाथी का होता है हस्ती। गांव का होता है ग्राम। अंगूठा का होता है अंगुष्ठ। आम का होता है आम्र। आंसू का होता है अश्रु। अक्षर का होता है आखर। उल्लू का होता है उल्लुक। कान का होता है कर्ण। नखत का होता है नक्षत्र। कपूर का कर्पूर। खंभा का स्तंभ। तालाब का ताड़ाग। कुआं का कूप। कपड़ा का वसट। खीर का क्षीर। और मक्खी का मच्छिका। हाथी का हस्ती। गेहूं का गोधूम। नखत का नक्षत्र, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको जरूर नोट कर लीजिए, एक बार इसको जरूर नोट कर लेते हैं दोस्तों, एक बार इसको नोट कर लीजिए। वो कहते हैं ना दोस्तों, कुछ कुछ लाइनें हैं दोस्तों आपके लिए। वो कहते हैं ना, तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। तजुर्बों ने शेर को खामोश रखना सिखाया है क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। तजुर्बों ने शेर को खामोश रखना सिखाया है क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। और कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदादिली का एहसास दिलाने के लिए। और कुत्ते तो भौंकते हैं अपनी जिंदादिली का एहसास दिलाने के लिए, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है दोस्तों। एक बार इसको नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। आई होप, मुझे लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा आगे, ताकि आगे भाई बहनों को ये प्राप्त होता रहे और वो भी पढ़ सकें, ठीक है दोस्तों। आगे शेयर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें इस वीडियो को। और आपको 100% हमको उम्मीद है दोस्तों कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये वीडियो अगर आप देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है दोस्तों पर्यायवाची। पर्यायवाची आता है 1 नंबर का आपका, पर्यायवाची, ठीक है दोस्तों। पर्यायवाची क्या है? अब जानते हैं कि एक ही शब्द का बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो उन्हीं अर्थों में से कोई एक दे देगा, ठीक है दोस्तों। उन्हीं अर्थों में से कोई एक अर्थ दे देगा और उसी का क्या करना रहता है दोस्तों? पर्यायवाची लिखना रहता है। ये कैसे होता है दोस्तों पर्यायवाची?
पर्यायवाची क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूछ लेता है पर्यायवाची किसका, अतिथि का, अतिथि, अतिथि का पूछ लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए घोड़ा का पूछ लिया, घोड़ा का। जैसे आँख का पूछ लेता है, आँख का। इंद्र का पूछ लेता है, इंद्र का। कमल का पूछ लेता है, कमल का। गणेश का पूछ लेता है, गणेश का। पर्वत का पूछ लेता है, पर्वत का, ठीक है दोस्तों। जल का पूछ लेता है, जल का पर्यायवाची क्या है। नदी का पूछ लेता है, नदी का पर्यायवाची क्या है। बादल का पूछ लेता है, बादल का। मोर का पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। विष्णु का पूछ सकता है, विष्णु का। हाथी का पूछ सकता है, हाथी का, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं दोस्तों। अब इन्हीं पर्यायवाचियों में से लगभग लगभग एक आपको मैच कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए अतिथि का क्या होता है दोस्तों, अतिथि को कहते हैं पहुना, पहुना कह दीजिए, मेहमान कह दीजिए, मेहमान, आगंतुक कह दीजिए। अतिथि, पहुना, मेहमान, आगंतुक कह दीजिए। और घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, अश्व, अश्व होता है। और क्या होता है दोस्तों, तुरंग होता है, अश्व तुरंग, ठीक है। धावक होता है। आँख का आपको पता है, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, ये सब इसके सिनोनिम हैं, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है दोस्तों। इंद्र का क्या होता है, इसको तब तक नोट करिए दोस्तों, एक बार आप नोट करिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अभी हम देख रहे हैं एक चीज़। देखिए दोस्तों, इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची क्या है। इंद्र का होता है दोस्तों सुरेंद्र, देवेंद्र, नरपति। सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र, इंद्रपति, ठीक है, ये होता है। कमल का क्या होता है, पंकज, जलज, पंकज, जलज, ये इसका सिनोनिम है। गणेश का क्या होता है, लंबोदर, गजानन, लंबोदर, गजानन, गजानन। पर्वत का क्या होता है दोस्तों, गिरी, पहाड़, गिरी, पहाड़, शैल, ठीक है, ये होता है। जल का आपको पता है दोस्तों, पानी, नीर, तोय, पानी, नीर, तोय। नदी का होता है नद, जल, माता, सरिता, ये सब नदी का पर्यायवाची है दोस्तों। बादल का क्या होता है, मेघ, जलद, घन, मेघ, जलद, घन, ये सब इसके पर्यायवाची हैं दोस्तों। मोर का क्या होता है, मयूर, शिखंडी, ठीक है, मयूर, शिखंडी, ये सब कुछ इसके पर्यायवाची हैं। विष्णु का क्या होता है दोस्तों, चक्रपाणि, नारायण, चक्रपाणि, नारायण, ये विष्णु का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। हाथी का क्या होता है, हस्ती, गज, हथिनी, हस्ती, गज, हथिनी, ये कुछ इसके पर्यायवाची हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इसको आप समझ सकते हैं कि तकरीबन हमें लगता है कि 4-5 घंटे, आई थिंक मुझे लगता है कि 2 दिनों तक पूरा मेहनत करके इसको बनाया गया है। और इसको आप नोट करिए दोस्तों, पर्यायवाची। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, पर्यायवाची 1 नंबर का हो गया, आगे चलते हैं। आगे जो है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो आता है रस। क्या आता है दोस्तों, रस, रस। अब रस आते हैं तो रस भी आपको पढ़ने हैं भाई, ठीक है। रस आपको 2 रस पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। कितने रस पढ़ने हैं, 2 रस। 2 रस कौन कौन से, हास्य रस, करुण रस, हास्य रस और करुण रस,